एक आदमी पहली बार गेम खेलता है। उसकी याददाश्त में बसी गेम डेवलपर कंपनी ने रातों रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऐसे मूव्स किए जिन्हें गेम के चीट कोड्स भी कॉपी नहीं कर सकते थे। इंटरनेट यूजर्स ये मानने को तैयार थे कि वो एक हैकर है, पर ये मानने को नहीं कि उसने बिना किसी विशेष क्षमता के ये चुनौती पार की। उसे क्या पता था कि सिस्टम की एक खामी की वजह से वो पूरे 10 साल तक गेम के अंदर फंसा रहेगा और ट्रांसेंडेंट प्रोजेक्ट का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे एक एक करके बाकी सब्जेक्ट्स मरते गए, अंत तक टिके रहने वाला बाई युक्सियान एक सुपर ह्यूमन बन गया। लेकिन उस अमानवीय प्रयोग ने उसके मन पर कभी न मिटने वाले घाव छोड़ दिए। बिजली के झटके, ड्रग्स के इंजेक्शन, शरीर में बदलाव, पीड़ितों की संख्या हजारों में थी। एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 62 के रूप में बाई युक्सियान अब टूट चुका था, क्योंकि उसके आसपास जीवित बचे लोग अब ना के बराबर थे। उसे डर था कि कहीं वो अकेला न रह जाए। हल्के बिजली के झटकों ने शियुआ को मौत के करीब पहुंचा दिया था। वो रोते हुए बाई युक्सियान को अलविदा कह रही थी। वो अब और सहन नहीं कर सकती थी। बाई युक्सियान इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसका एक और साथी भी गिर पड़ा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि बाई युक्सियान जिंदा रहे। शुरू में उसे लगा कि ये सिर्फ एक गेम है, बस एक बहुत ही रियलिस्टिक गेम जिससे वो जल्द ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ उसे निराशा के साथ एहसास हुआ कि यही उसकी नई हकीकत बन गई है। रिवर्सल प्लैनेट एक वर्चुअल रियलिटी गेम है और ग्लोबल गेमिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर है। अपने डायमेंशन गेट्स, सुपर पावर और युद्ध जैसी थीम के कारण ये लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उसने सबके कहने पर इस गेम में लॉग इन किया था, पर उसे नहीं पता था कि ये एक ऐसा रास्ता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उसने कसम खाई कि वो जिंदा रहेगा और बदला लेगा। उसने बाकी बचे लोगों के साथ भागने का प्लान बनाया, लेकिन जब वे बड़ी मुश्किल से एग्जिट तक पहुंचे तो वहां आजादी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक खड़ा था। उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और उसके चेहरे पर जान लेने के भाव साफ दिख रहे थे। उसने कहा कि ये जगह उनकी कब्र बनेगी। टीम को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत रणनीति बनाई। हथियारों के साथ कुछ लोग आगे रहे और बाई युक्सियान को पीछे से सपोर्ट करने को कहा। उस आदमी को लगा कि ये बेवकूफों का झुंड है और वो एक ही बार में सबको खत्म कर देगा। लड़ाई बेहद भयानक थी, सब मारे गए। अंत में बाई युक्सियान ने उस आदमी को भी मार गिराया। बाई युक्सियान बहुत दुखी होकर रोया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। मरे हुए साथियों के शरीर से एक काला साया निकलने लगा। हर कोई गुस्से और असंतोष से भरा था। इस तरह वो रिसर्च ग्रुप से भाग निकला। 10 साल बीत गए। वो बदला लेने के लिए लगातार मारता रहा। उसने उन लोगों के लिए एक एक करके जानें ली जिनसे वो प्यार करता था। सिक्योरिटी गार्ड्स डर गए। उनकी बंदूकों की नली से धुआं निकलने लगा। एक ने भागने की कोशिश की, पर बाई युक्सियान उसे कैसे छोड़ सकता था। लेकिन इस अंतहीन बदले से बाई युक्सियान अब थक चुका था। हर कोई उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था और वो टूटने की कगार पर था। आखिर उसे कब तक ऐसे ही जीना होगा? क्या अंत तक सब ऐसा ही रहेगा? तभी अचानक एक पॉपअप विंडो सामने आई। इस चीज का वो 10 साल से इंतजार कर रहा था। स्पेशल टास्क पूरा हुआ। बग फिक्स, ट्रांसेंडेंट प्रोजेक्ट के हेड को खत्म करें। इनाम, असली दुनिया में वापस लौटने का मौका। बाई युक्सियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार यहाँ से निकलने का मौका मिल ही गया। सीन बदलता है। एक घमंडी आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जबकि अब सिर्फ शोहरत का आनंद लेना बाकी था? फिर क्यों? यही वो आदमी था, ट्रांसेंडेंट प्रोजेक्ट का हेड। इस समय उसके बॉडीगार्ड जमीन पर ढेर थे। बाई माओ यानी सफेद बालों वाला ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुम पूछ रहे हो क्यों? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? तभी हेड ने उसे झटक दिया। चुप रहो। एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 81, मैं जैसे लोगों से बात नहीं कर रहा। मिस्टर बाई युक्सियान, आप इंसान होकर भी इस प्रोजेक्ट के सबसे परफेक्ट नतीजा हैं। आप एक असली सुपर ह्यूमन हैं। आप जो चाहे मैं आपको वो दूंगा। आप इन बेवकूफों से बिल्कुल अलग हैं। बाई युक्सियान के हाथ पर एक सफेद धुंध उभरने लगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये देखकर हेड घबरा गया। रुको बेवकूफ आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर सब खत्म हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन किसी को नहीं छोड़ेगा। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, सब हमारे द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे। बाई युक्सियान तो उसे मारने ही आया था। उसे इन धमकियों की क्या परवाह। बाई माओ को चिढ़ थी कि खून के छींटे उस पर पड़ेंगे, जबकि हेड के पास अभी भी कई राज थे। लेकिन बाई युक्सियान ने उसे मार दिया। बाई युक्सियान ने उसकी एक न सुनी। उसका ध्यान सिर्फ उस पॉपअप विंडो पर था। स्पेशल टास्क बग फिक्स पूरा हुआ। सभी टास्क पूरे हो चुके हैं। वादा किया गया इनाम दिया जा रहा है। क्या आप असली दुनिया में वापस जाना चाहते हैं? बाई युक्सियान की कांपती उंगली यस की तरफ बढ़ी। आखिरकार उसे छुटकारा मिल रहा था, पर तभी अनगिनत आवाजें गूंजी। युक्सियान, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम हमें भूल गए? उन बचे हुए लोगों को मार डालो, बदला लो, बदला लो। बाई युक्सियान को लगा कि उसने काफी कुछ कर लिया है। वो थक गया है। तभी बाई माओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हे बाई युक्सियान, तुम कहां खोए हुए हो? मैं अब अपनी असली दुनिया में वापस जा रहा हूँ। बाई माओ हैरान रह गया। क्या असली दुनिया? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम शुरू से यहीं के नहीं थे? दूसरों को ढूंढने में मेरी मदद करना और उन्हें मेरी तरफ से सॉरी कहना। आखिरकार उसने यस पर क्लिक कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो बेड पर लेटा हुआ है। ये उसका अपना कमरा है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सच में वापस आ गया है। फोन चेक किया तो देखा कि ये वही दिन है जब वो गेम में फंसा था। यानी वहां बिताए समय के दौरान यहाँ का समय बिल्कुल नहीं रुका था। शीशे में खुद को देखा। न वो घाव थे न वैसी मांसपेशियां। ऐसा लगा जैसे सब एक सपना था। लेकिन वो यादें कितनी असली थीं। शियुआ की निराशा,
उस हेड की धमकी वो सपना नहीं हो सकते थे। फिर सपना कौन सा है? वहाँ बिताए वो 10 साल निश्चित रूप से हकीकत है। तभी उसका फोन बजा। कॉल जैंग नायन की थी। नाम उसे कुछ सुना सुना लगा। फोन उठाते ही उधर से चिल्लाने की आवाज आई, हे बाई युक्सियाई, तुम मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम डेट भूल गए? डेट? हाँ, हमने आज शाम को मिलने का वादा किया था ना। मैं एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी आओ, मैं फोन रख रही हूँ। बाई युक्सियान को अब याद आया, ये उसकी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त थी और वही थी जिसने उसे रिवर्सल प्लैनेट खेलने की सलाह दी थी। अगर उसने इतनी मिन्नतें न की होती तो वो कभी न खेलता। उसे शक हुआ कि क्या जैंग नायन को सब पता था, क्या ये जानबूझकर था, पर उसने तुरंत ये विचार छोड़ दिया। अभी उससे मिलना ज्यादा जरूरी था। जैसे ही वो अंदर गया, जैंग नायन ने खुशी से हाथ हिलाया। यहाँ बाई युक्सियान, वाकई बहुत समय बाद मिल रहे हैं। छुट्टियों के बाद ये पहली बार है ना? ड्रिंक करोगे? बाई युक्सियान ने मना कर दिया। आज मौसम ठीक नहीं है, मन नहीं है। असल कारण ये था कि उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति में अगर उसने पी ली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ खाना खाएंगे। ग्रिल्ड मीट को देखकर उसे लगा कि ये उनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं। तभी जैंग नायन ने अचानक पूछा, वैसे क्या तुमने रिवर्सल प्लैनेट खेला? तुमने कहा था कि कम से कम ट्यूटोरियल तो खेलोगे ही। उसने वही बात छेड़ दी जो बाई युक्सियान याद नहीं करना चाहता था। कैरेक्टर बनाने और ओपनिंग एनिमेशन देखने के बाद मुझे सीधे अंदर खींच लिया गया। जैंग नायन को सिर्फ ओपनिंग वाली बात समझ आई और वो थोड़ी नाराज हुई। क्या बाई युक्सियान? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? बाई युक्सियान के मन में नफरत भर गई। खत्म होने की बात तो दूर, असल में किसकी वजह से मुझे उस नर्क में 10 साल बिताने पड़े। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं बहुत उत्साहित होती, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लाइव स्ट्रीम में पक्के गेस्ट बनोगे। क्या तुम पहले अरीना के टॉप प्लेयर नहीं थे? मुझ जैसे छोटे स्ट्रीमर के लिए अगर तुम अपनी कला का आधा भी दिखा देते तो मेरा काम चल जाता। बाई युक्सियान को याद आया, स्ट्रीमर। हाँ, उसने शायद गेम लाइव स्ट्रीम करने के बारे में कुछ कहा था। अब उसे समझ आया कि झेंग नायन उसके पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी वादा करना याद नहीं था। तुमने कहा था कि कम से कम एक बार तो आओगे। यही वो पल था जब बाई युक्सियान को अपनी वापसी का असली एहसास हुआ। घर पहुंचकर उसने तुरंत इंटरनेट पर रिवर्सल प्लैनेट बनाने वाली कंपनी का पता सर्च किया। कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। उसने एक ठंडी आह भरी, अगर वो मेन कंपनी तक पहुंच भी जाए तो क्या कर लेगा? अगर उसने कहा कि उसे गेम के जरिए दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। और इससे भी डरावनी बात, अगर उनका वाकई इससे कोई लेना देना है तो क्या वो खुद शेर के मुंह में नहीं जा गिरेगा? अगर उसने बिना सोचे समझे उनसे पंगा लिया तो पता नहीं वे क्या बदला लेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जब वो उस नर्क से भाग निकला है तो इन सब की जांच क्यों कर रहा है? सबसे अच्छा यही है कि वो उन बातों को भूल जाए। आखिर यही उसकी असली दुनिया है। उस दिन के बाद से बाई युक्सियान ने नॉर्मल क्लास लेना शुरू किया और एक शांत जीवन जीने की कोशिश की। एक स्टूडेंट के तौर पर उसे कैंपस लाइफ का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन क्या वो सच में वापस आ गया है? क्या यही दिन उसकी हकीकत है? अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। सहपाठी शांति से पढ़ रहे थे, पर अगले ही पल सब काले सायों में बदल गए। कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। उसके दिमाग में फिर से वही आवाजें गूंजने लगी, उन लोगों का बदला लो, बदला, खौफनाक बदला, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, जाओ और उन सबको मार डालो। बाई युक्सियान घबराकर बाहर की तरफ भागा। सहपाठियों को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। बाई युक्सियान, तुम ठीक तो हो? वो इतना डर गया था कि उसने रिफ्लेक्स में उस हाथ को पकड़ा, उसे आगे की तरफ खींचा और दूसरा घूसा मारने ही वाला था, जैसे किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो। सहपाठी सहम गया। तुम ये क्या कर रहे हो? इस आवाज ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। उसने घबराकर अपना हाथ छोड़ा। आई एम सॉरी। उसके अजीब व्यवहार से क्लास के लोग डर गए थे। वो बस अकेला रहना चाहता था, पर वे आवाजें फिर शुरू हो गईं। युक्सियान, बहुत हुआ, वापस आ जाओ। क्या तुम हमें भूल गए? तुम्हें उन लोगों से बदला लेना ही होगा। तभी झेंग नायन अचानक उसके पास आई। युक्सियान, तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। तुम पिछले कुछ दिनों से खोए खोए गग रहे हो। क्या बात है? बाई युक्सियान उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात टाल दी। कुछ नहीं, सब ठीक है। झेंग नायन जानती थी कि वो बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो, लेकिन अगर कोई बात हो तो अपनी इस दीदी को बताना, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी इस बात से बाई युक्सियान को थोड़ी हिम्मत मिली। अगर इन भटकती आत्माओं का साया तभी हटेगा जब उन्हें तसल्ली मिलेगी, तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। उसने सामने रखे गेमिंग पॉड को देखा और सीधे उसमें लेट गया। उसे समझ आ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस दुनिया और उस दुनिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वापस जाना होगा, इस बार सब कुछ पूरी तरह खत्म करने के लिए। तभी एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, वेलकम टू रिवर्सल प्लैनेट। बाई युक्सियान ने केव नजर में पहचान लिया। ये रिसर्च सेंटर का वेटिंग रूम था। क्या वो सीधे गेम के अंदर आ गया था? उसकी दूसरी दुनिया वाला शरीर तो वापस रिसर्च सेंटर नहीं जा सकता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उस दुनिया में वापस क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि उसने बड़ी मुश्किल से वहां लौटने का मन बनाया था। क्या कोई और शर्त पूरी करनी होगी? तभी एक पॉपअप विंडो आई। क्या आप वर्तमान कैरेक्टर का लुक कंफर्म करना चाहते हैं? उसे लगा कि शायद ये कोई न्यूबी ट्यूटोरियल है, शायद ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद वो वापस जा सके। उसने कॉम्बैट असिस्ट को 0 पर सेट कर दिया। आखिर दूसरी दुनिया में उसने बिना किसी असिस्टेंस के सबको कुचला था। अगला कदम था एबिलिटी कोर चुनना। यहाँ एबिलिटी को कभी भी रीसेट किया जा सकता है। रिवर्सल प्लैनेट के सिस्टम में कोर चुनने के बाद अलग अलग तत्वों से कैरेक्टर को डिजाइन और मजबूत किया जाता है। कोर से लेकर बाकी एलिमेंट्स तक के इस पूरे ढांचे को कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, जो कि ये बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है, इसलिए प्रोफेशनल लीग में तो स्पेशल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। और जिस चीज ने उसे सुपर ह्यूमन का खिताब दिलाया था वो यही था, कोर एलिमेंट चुन लिया गया है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 48। तो गेम में अवेकनिंग से पहले की प्रक्रिया नहीं दिखाई जाती। उसे ये ठीक लगा, क्योंकि कोई भी गेम में उन टॉर्चर वाले प्रयोगों को नहीं देखना चाहेगा जब तक कि वो पागल ना हो। वो
अंदर जाने ही वाला था कि चौंक गया। वहाँ की हर चीज उसे रटी हुई थी। एडिनल ये एक किलिंग मशीन थी जिसे ट्रांसेंडेंट प्रोजेक्ट के विद्रोहियों को रोकने के लिए बनाया गया था। इसने अनगिनत लोगों की जान ली थी। ट्यूटोरियल मिशन, एडिनल को खत्म करें। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखकर लगा कि ये कोई पुराना वर्जन है। उसे फिर से वे कड़वी यादें आई। युक्सियान भाई बचाओ, जिसे उसने मारा था वे अनगिनत सब्जेक्ट्स थे। एडिनल ने टेलीपोर्ट होकर बाई युक्सियान पर हमला किया। बाई युक्सियान ने हाथ झाड़े। सब एक जैसे ही होते हैं, ये रिसर्चर्स हमेशा चढ़ाने वाले काम ही करते हैं। उसने आसानी से एडिनल का मुक्का डॉज किया। एडिनल के हमले रुक नहीं रहे थे। उसे आदेश मिला था कि इस कमरे में आने वाले हर शख्स को खत्म कर दे, पर बाई युक्सियान उसके हर वार को मजे से टाल रहा था। मौका देखते ही उसने एडिनल की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। फाइनल वर्जन तो एबिलिटीज को भी तबाह कर देता था, इसलिए वो मुश्किल था, पर ये पुराना मॉडल तो कचरा है। एक ही वार में एडिनल के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक्सपेरिमेंट खत्म। बाई युक्सियान का लेवल सामान्य सब्जेक्ट से कहीं ऊपर है। एडिनल को खत्म करने का मिशन पूरा हुआ। बाई युक्सियान अगले टास्क का इंतजार कर रहा था कि तभी अलार्म बज उठा। रिसर्च सेंटर में फंसे सभी निर्दोष पीड़ितों के लिए एक संदेश, बाहर भागने की पूरी कोशिश करें। पता चला कि सरकार ने हस्तक्षेप किया है। उसे समझ नहीं आया कि सरकार के लोग यहाँ कैसे आए। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगी। ट्यूटोरियल मिशन 02, रिसर्च सेंटर से भागें। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर एक धमाका हुआ। उसे लगा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। गलियारा तबाह हो चुका था। हर तरफ एडिनल के पुर्जे बिखरे थे। उसने दीवार के सहारे टिके एक आदमी को देखा जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की वर्दी में था। यानी वो दुश्मन नहीं था। आप पीड़ित हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप भागना चाहते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने एक हथियारों का जखीरा जैसा कुछ खोला। यहाँ से जो चाहे उठा लो और ये लो, बाहर निकलते ही इससे सिग्नल भेज देना। ब्यूरो के लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। इतना कहकर वो मर गया। बाई युक्सियान वहां रुककर सोचने लगा। उसे शक हुआ कि क्या ये गेम की कहानी का कोई हिस्सा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक और एडिनल खड़ा था। वो उसे खत्म करना चाहता था, पर उसका मूड बहुत खराब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। इसी बीच जंग सूबी नाम की गेम स्ट्रीमर ने भी गेम में लॉग इन किया। उसने नखरे दिखाते हुए कहा, मैं रिवर्सल प्लैनेट जैसा पॉपुलर गेम खेल रही हूँ। मुझ जैसे यूनिक चॉइस रखने वाले स्ट्रीमर का स्वाभिमान रो रहा है। लाइव चैट भी मजेदार थी। इसे पता है कि ये सिर्फ गिने चुने गेम खेलती है। ये पॉपुलर गेम तुमने खुद चुना है। पहली बार कोई नेशनल गेम खेल रही है तो ऐसा रिएक्शन क्यों? जंग सूबी चिढ़ गई। ये सजा मैंने तय नहीं की थी, तुम लोगों ने जबरदस्ती थोपी है, समझे? खैर, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। वो अपने फैंस की बात कभी नहीं टालती थी। लेकिन दर्शकों ने तुरंत उस पर धावा बोल दिया। अगली बार खेलने का वादा किया था। सच में इस गेम ने कितनी बार धोखा दिया है। पिछली बार भी कहा था कि ये एक मेन स्ट्रीम गेम है, पर फिर से कोई अजीब सा छोटा मोटा गेम ले आई। खैर, उसे ज्यादा मत कहो, वरना हमें ये अनोखे गेम्स कौन दिखाएगा। जंग सूबी ने अपनी काबिलियत दिखाई और वो बिना किसी घमंड के अपनी लय में खेलती रही। तो अब मैं अपनी हार की चुनौती को पूरा करने के लिए रिवर्सल प्लैनेट शुरू कर रही हूँ। दर्शक भी बेवकूफ नहीं थे। उन्हें पता था कि वो बात घुमा रही है। नए खिलाड़ी को गेम में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसने अपना असली चेहरा रखा, अपनी एबिलिटी के लिए शानदार फायर को चुना और अंत में कॉम्बैट असिस्ट का प्रतिशत सेट करना था। सिस्टम ने समझाया कि कॉम्बैट असिस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आपके पोस्चर, मूवमेंट्स और एबिलिटी के इस्तेमाल को सही करके लड़ाई में पूरी मदद करता है। प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, मदद उतनी ही ज्यादा मिलेगी। फैंस ने फिर से उसे मुश्किल में डालने का सुझाव दिया। इसे 0% होना चाहिए। बिना किसी मदद के ट्यूटोरियल पूरा करो। 0%? चलो चलो, क्या डर लग रही है? मम्मी, मैं बड़ा होकर बिना असिस्टेंस के खेलूंगा। जंग सूबी पागल नहीं थी। वो सोचने लगी, बिना असिस्टेंस के ट्यूटोरियल पूरा करना, क्या ये मुमकिन है? उसने पहले रिसर्च की थी। पूरी दुनिया में 0% असिस्टेंस चुनने वाले खिलाड़ी लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि वो अनोखे गेम्स खेलती है और उसके हाथ तेज चलते हैं, पर उसने सुना था कि बिना असिस्टेंस के गेम खेलना ऐसा है जैसे अचानक शरीर में निकली किसी तीसरी हाथ को कंट्रोल करना। उसे लगा कि ये नहीं हो पाएगा, पर फैंस उसे हारते हुए देखना चाहते थे तो वो नखरे करने लगी। अरे यार, बिना असिस्टेंस के तो बहुत ज्यादा। तभी एक मिशन पॉपअप हुआ। बिना असिस्टेंस के ट्यूटोरियल पूरा करने पर 5 लाख वॉन, लगभग 30,000 रुपए का इनाम। तुरंत उसके सुर बदल गए, आंखों में पैसे चमकने लगे। वो झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए बोली, एक असली स्ट्रीमर वही है जो चुनौती स्वीकार करे। फैंस भी मजे लेने लगे। पैसा देखते ही पलट गई। हा। पूंजीवाद की जीत। जंग सूबी जोश में आ गई। जब तक ट्यूटोरियल खत्म नहीं होता मैं बिना किसी असिस्टेंस के खेलूंगी। पर जल्द ही उसे पछतावा हुआ। दोस्तों, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में ही उसे एडिनल ने एक झटके में मार दिया। वो चिढ़कर रोने जैसी हो गई। कोई जानकारी नहीं दी और सीधे लड़ने भेज दिया। ऊपर से पीछे से हमला किया। कुछ फैंस ने उसे सांत्वना दी। 2 मिनट टिकना भी बड़ी बात है। बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स भी इसके सामने हार जाते हैं। बिना असिस्टेंस के सिर्फ एक एबिलिटी के साथ एडिनल को मारना नामुमकिन है। कुछ ने कहा, ये मिशन जीतने के लिए बनाया ही नहीं गया है। पर जंग सूबी ने हार नहीं मानी। अब उसके पास वायरलेस रेडियो और हथियार थे। बस यहाँ से भागना था। तभी उसे ट्यूटोरियल मिशन मिला। रिसर्च सेंटर से भागे। टीम मैचिंग शुरू हो रही है। 4 लोगों की टीम बनाने की सलाह दी जाती है। उसे उम्मीद की किरण दिखी। टीम बनाना अच्छा है, साथियों के साथ मिशन पूरा करना भी मिशन पूरा करना ही माना जाएगा। फैंस फिर बोलने लगे, अरे ये तो दूसरों के भरोसे जीतना हुआ। अगर तुम्हें पता होता कि यहाँ मैचिंग कैसे होती है तो तुम ऐसा नहीं कहती। वैसे भी यहाँ कोई नहीं मिलेगा। सिस्टम ने दिखाया मैचिंग फेल। वो हैरान रह गई, कोई क्यों नहीं मिला? ये तो बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए। सिस्टम ने फिर से सर्च किया। मैचिंग केवल उन्हीं के साथ होगी जिनका असिस्टेंस लेवल एक जैसा है, यानी 0% असिस्टेंस वाला कोई दूसरा पागल ही उसका साथी बन सकता है। रुको, इसका मतलब जो साथी मिलेगा वो भी बिना असिस्टेंस वाला होगा? हा, ये तो गजब की टीम होगी। अगर तुम बिना असिस्टेंस वाली टीम के साथ जीत गई तो मैं मान जाऊंगा। जंग सूबी मिशन कैंसिल करने ही वाली थी कि चमत्कार हुआ। मैचिंग सफल। वो चिल्लाई और कैंसिल बटन दबाती रही, पर देर हो चुकी थी। उसे चल रहे मिशन में डाल दिया गया। जैसे ही वो मिशन की जगह पहुंची, नजारा देखकर दंग रह गई। जमीन पर हर तरफ एडिनल के पुर्जे बिखरे थे। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं लग रहा। लाइव चैट भी सुन्न थी। ये क्या है? क्या वाकई बिना असिस्टेंस
असिस्टेंस वाली टीम ने ये किया है? क्या कोई प्रो प्लेयर अपनी दूसरी आईडी से खेल रहा है? सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये गन से नहीं मारे गए थे। बिना असिस्टेंस मोड में तो गन भी नहीं मिलती, फिर भी इतने सारे एडेनेल कैसे खत्म कर दिए गए? जंग सूबी खुश हो गई। इसका मतलब मुझे कोई बहुत तगड़ा खिलाड़ी मिल गया है, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। उधर बाई युक्सियान ने कुछ और एडेनेल खत्म किए थे। अचानक उसकी नजर एक तरफ गई। जंग सूबी दबे पांव वहां आ रही थी। वो यहाँ जो कोई भी है, अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि खून से सनी तलवार उसकी आंखों के सामने थी। जंग सूबी की जान हलक में आ गई। तलवार उसकी नाक से सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर दूर थी। वो डर के मारे चिल्लाई, बचाओ बचाओ। बाई युक्सियान ने देखा कि वो दुश्मन नहीं है तो तलवार हटा ली। सॉरी, मुझे लगा कोई और है। वो मुड़कर जाने लगा। रुको, हम एक ही टीम में मैच हुए हैं, अगर हो सके तो क्या हम साथ चल सकते हैं? बिना उसके जवाब का इंतजार किए जंग सूबी उसके पीछे हो ली। मेरा नाम जंग सूबी है, मैं एक स्ट्रीमर हूँ। वैसे मैं अभी लाइव हूँ, क्या आपको दिखने में कोई दिक्कत है? मैंने प्राइवेसी मोड ऑन कर रखा है, इसलिए आपका चेहरा किसी को नहीं दिखेगा। बाई युक्सियान अचानक रुक गया। जंग सूबी डर गई कि कहीं वो नाराज नहीं हो गया, पर असल में सामने दुश्मन आ गए थे। भागे हुए सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें मार डालो, जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं। गोलियों की आवाज गूंजी और जंग सूबी सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। ये ट्यूटोरियल इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही पल उसने वो देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकी। बाई युक्सियान गोलियों की रफ्तार से बच रहा था। उसके शरीर की हरकतें अविश्वसनीय थी। उसके हाथ में जो चेन सिकल थी वो कहर ढा रही थी। बंदूकों वाले लोग एक ठंडे हथियार वाले से हार रहे थे। ये लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। लाइव चैट में धमाका हो गया। भाई ये कौन सी कलाबाजी है? ये चेन वाला बंदा कौन है? जंग सूबी ने डरते डरते कोने से पूछा, सुनिए, मुझे गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर ये नॉर्मल नहीं है ना? बिना असिस्टेंस के ऐसा हथियार कैसे चला सकते हैं? चैट में लोग चिल्ला रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं क्या देख रहा हूँ? क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सी एबिलिटी है? उसकी आंखों का रंग सफेद हो गया है। क्या ये विंड एबिलिटी है? नहीं, विंड होती तो साफ दिखता। क्या ये टेलीकिनेसिस है? तभी किसी ने कमेंट किया। आंखों का रंग बदलकर शरीर की ताकत बढ़ाने वाली एबिलिटी सिर्फ एक ही है, परफेक्ट एग्जिस्टेंस। जंग सूबी हैरान थी। क्या वो तो बेकार मानी जाती है क्योंकि उससे कोई दूसरी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए लोग उसे चुनने से मना करते हैं। यही वजह थी कि सब हैरान थे। परफेक्ट एग्जिस्टेंस में शरीर की ताकत और एबिलिटी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, पर आप कोई जादू या स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस कमी की वजह से इसे खिलाड़ियों के बीच कचरा स्किल माना जाता है। रैंकिंग में इसे सबसे बेकार एबिलिटी कहा जाता है। सच में समझ नहीं आता कोई इसे क्यों चुनेगा। एबिलिटी यूज न कर पाना ही सब कह देता है। गेम यही खत्म समझो। जंग सूबी को भी लगा कि ये सही है। एबिलिटी वाले गेम में ऐसी एबिलिटी चुनना अजीब था, पर किसी ने कहा बिना असिस्टेंस मोड में एबिलिटी यूज करना मुश्किल होता है, तो शायद इसने सारी ताकत शरीर पर लगा दी। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाई युक्सियान अभी लेवल 1 का खिलाड़ी है, फिर वो ऐसे मूव्स कैसे कर रहा है? वो आखिर है कौन? उसने आज तक इतना खूंखार आदमी नहीं देखा था। सिर्फ एक चेन के सहारे वो सबको चीरता जा रहा था, जैसे साक्षात यमराज खड़ा हो। लेकिन उन काले सायों को अभी भी संतोष नहीं था। युक्सियान, अभी और बेरहमी से बदला लो, इतनी जीत से मेरा मन नहीं भरेगा। तभी एक बचा हुआ दुश्मन अचानक सामने आया और उसने अपनी बंदूक की नली सीधे उसकी तरफ तान दी। बाई युजियान को खतरे में देख जियांग सुलू तेजी से उसके सामने आया और ट्रिगर दबा दिया। शू शू शू, 3 गोलियों ने हमलावर को रोक दिया और वो सीधे नीचे गिर गया। बाई सेक्रेटरी, ये लो। जियांग सुलू ने एक और गोली चलाई और हमलावर का काम तमाम कर दिया। जियांग सुलू स्टाइल मारना नहीं भूला और क्लासिक अंदाज में बंदूक की नली पर फूंक मारी। इस बार लाइव स्ट्रीम रूम के लोग उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। वाह, सच में ये बहुत कूल था। मैं कहता हूँ इस बंदे की शूटिंग कमाल की है। बकवास, ऐसा गेम खेलने के लिए शूटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि सारे शिकार इसी ने किए हैं। क्या ये सिर्फ किल स्टील नहीं कर रहा? जिन्हें जलन हो रही है वो बाहर जाओ। तभी जियांग सुलू ने बाई युजियान की ओर मुड़कर देखा। कैसा लगा? आखिरकार मैंने कुछ तो मदद की। वो असल में अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था। यहाँ अचानक बाई युजियान की यादों का एक हिस्सा आता है। वैसे भी मैं बहुत ताकतवर हूँ युजियान भाई। एक लड़की उसकी ओर दौड़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन है? क्या ये सूया हो सकती है? तभी जियांग सूया ने उसे बीच में टोका। वो ड्राइवर भाई। ये नाम सुनकर बाई युजियान हैरान रह गया। ये कैसा नाम है? वो, क्या आप नाराज तो नहीं है? मुझे पता है कि सब आपने ही किया है ड्राइवर भाई, मैंने तो बस थोड़ा साथ दिया। नहीं, तुमने सच में मदद की। लाइव स्ट्रीम में फिर से हलचल मच गई। ये ड्राइवर भाई कितना अच्छा इंसान है। किल चोरी करने वाले को भी इतने बड़े दिल से साथ लेकर चल रहा है। कमाल का आदमी है। भले ही प्राइवेसी मोड की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा, पर लगता है वो बहुत हैंडसम होगा। क्या आपको नहीं लगता उसकी आवाज बहुत गहरी और अच्छी है? जियांग सुलू ने बाई युजियान को इतना सहज देखा तो पूछा, सच में? तो क्या हम साथ में स्टार्टर मिशन कर सकते हैं? मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाई युजियान तुरंत मान गया। वो ड्राइवर भाई। बाई युजियान से अब और नहीं सुना गया। मुझे बाई युजियान कह सकते हो। ओह ठीक है युजियान सर। जियांग सुलू को लगा कि शायद ये उसका असली नाम है, क्योंकि
क्योंकि इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। फिर भी वो अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाया। वो, अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका शुरुआती टैलेंट कोर एक परफेक्ट बीइंग के रूप में दिखा था? बाई यूजियान ने सीधे हाँ कह दिया। आखिर छुपाने को कुछ था नहीं। वाह, ये भी मुमकिन है। परफेक्ट बीइंग स्किल को फिर से चेक करना होगा। ऊपर वाले भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी एक बेकार स्किल ही मानी जाती है। सही कहा। क्या कोई आम इंसान इसे ड्राइवर भाई की तरह इस्तेमाल कर सकता है? जियांग सुलू ये सुनकर दंग रह गया और ईर्ष्या से भर गया। वाह, बिना किसी टैलेंट के आपने गोलियों को कैसे चकमा दिया? आप आमतौर पर कौन से दूसरे गेम खेलते हैं? नहीं, मेरा कोई खास पसंदीदा गेम नहीं है। कहते कहते वो अचानक रुक गया। क्या हुआ? आगे 20 मीटर की दूरी पर 2 आईडी प्रकार की मशीनें हैं। क्या 20 मीटर? जियांग सुलू समझ नहीं पाया। उसके पास कोई रिमोट सेंसिंग की शक्ति नहीं थी, तो वो 20 मीटर दूर दुश्मनों की स्थिति और संख्या कैसे जान सकता था? ये सामान्य नहीं था। बाई यूजियान ने उसे फालतू चिंता ना करने और बस पीछे आने को कहा। क्या ये सच था? जब सच में सामने 2 आईडी मशीनें दिखीं तो जियांग सुलू चौंक गया, जबकि बाई यूजियान कुछ सोच रहा था। सच कहूं तो कोलिजियम वाले गेम खेलने में मुझे काफी मजा आता था। जियांग सुलू अवाक रह गया। भाई छोड़ो उसे, सामने खतरा है, रुको। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाई यूजियान एक झटके में आईडी मशीन के सामने पहुंच गया। उसके 42 नंबर के पैर की एक किक ने आईडी मशीन को हवा में उड़ा दिया। सिर्फ एक बार में मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। याद रहे कि जब वो अपने चरम पर खेलता था तो मंच पर कोई उसके सामने नहीं टिकता था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और दूसरी मशीन पर हमला किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास की जगह कांप उठी। लाइव दर्शक फिर से पागल हो गए। वाह, पागल पर है, बस ऐसे ही आईडी मशीन खत्म। दोस्तों, मत भूलो कि ये सब बिना हथियार के हो रहा है। क्या ये कोलिजियम एक्सपर्ट की असली ताकत है? जियांग सुलू समझ नहीं पा रहा था। क्या कोलिजियम एक्सपर्ट इतने शक्तिशाली होते हैं? वाह, तुम्हें कोलिजियम एक्सपर्ट के बारे में भी नहीं पता। ये कुछ गिने चुने। सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता था। क्या ये इतने महान होते हैं? ऐसे कमेंट्स देकर जिन्हें पता था वो दूसरों को समझाने लगे। भले ही स्थिति बदल गई हो, पर पहले जो भी कोलिजियम एक्सपर्ट बनता था, प्रोफेशनल टीमें उसे तुरंत साइन कर लेती थीं। सही कहा, बैटलर खिलाड़ी भी असल में ऐसे ही प्रोफेशनल बना था। बैटलर खिलाड़ी के बारे में जियांग सुलू जानता था। क्या वो रिवर्स स्टार की प्रोफेशनल दुनिया का सबसे मशहूर नाम था? अगर वो भी कोलिजियम से आया था तो क्या ड्राइवर भाई और बैटलर का कभी मुकाबला हुआ होगा? अगर वो दोनों रिवर्स स्टार में पीवीपी करें तो क्या होगा? 2 आईडी मशीनों को खत्म करने के बाद बाई यूजियान नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वे रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जिट पर पहुंच गए। तभी एक भारी आवाज उनके कानों में पड़ी। तुम लोगों में यहां तक पहुंचने की हिम्मत तो है, पर तुम्हें नहीं पता कि ये जगह जल्द ही तुम्हारी कब्र बनने वाली है। ये बाई यूजियान का पुराना परिचित था, इंस्टीट्यूट का सिक्योरिटी कैप्टन, स्टार्टर ट्यूटोरियल का बॉस। लेकिन इस बंदे का घमंड अब भी वैसा ही था। चिंता मत करो, तुम जल्द ही अपने उन साथियों से मिलोगे जो तुमसे पहले जा चुके हैं। उसे देखकर बाई यूजियान समझ गया कि स्टार्टर ट्यूटोरियल अब खत्म होने वाला है। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कैप्टन के पीछे से अनगिनत रेड्स रेंगते हुए निकल रहे थे, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। वे उसे खा जाने के इरादे से देख रहे थे। इसी बीच कैप्टन ने हमला शुरू कर दिया। तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। जियांग सुलू ने अपनी बंदूक से गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन सब कैप्टन के पार्टिकल शील्ड से टकराकर रुक गईं। जियांग सुलू को यह बेईमानी लगी। क्या पार्टिकल बैरियर सिर्फ अवेकेंड लोगों के पास होता है? नेटिजन्स ने तुरंत उसका जवाब दिया। कैप्टन भी एक अवेकेंड है, आखिर स्टार्टर ट्यूटोरियल का बॉस है, इतनी ताकत तो बनती है। बंदूक से बिना दिमाग चलाए लेवल पार करने की सोचना बेवकूफी है। खतरा देख जियांग सुलू छिप गया। यूजियान सर, मैं पीछे से कवर फायर दूंगा। नेटिजन्स ने उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। देखो, हारते देख तुरंत ड्राइवर भाई को याद किया। गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई इनसे सीखे। वाइट मोड एक्टिव। ठीक है, भले ही ये सिर्फ एक गेम है, अगर इससे तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है तो सही। बाई यूजियान ने एक जोरदार मुक्का मारा। वो पार्टिकल शील्ड जिसे गोलियां भी नहीं मोड़ पा रही थीं, अचानक अंदर धंस गई और सिक्योरिटी कैप्टन उड़ता हुआ दूर जा गिरा और धूल का गुबार छा गया। जियांग सुलू दंग रह गया। ये कैसा दानव है? वाह, उसने तो गोली भी नहीं चलाई, कैप्टन की शील्ड अपने आप कैसे टूट गई? कैप्टन को ऐसी हार पहले कभी नहीं मिली थी। तुम कीड़े जैसे इंसान। अब उसने अपना नया रूप बदला। स्टील बॉडी मैदान में थी। वो स्किन कैसी है? क्या ये कैप्टन की अपनी ताकत है? हाँ, कैप्टन का टैलेंट स्टील बॉडी ही है। वो उछलकर बाई यूजियान की ओर झपटा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में फाड़ दूंगा। तभी नेटिजन्स की नजर पड़ी। वाह, जमीन नीचे कैसे धस रही है। गया काम से। स्टील बॉडी का वजन कम से कम 1 टन तो होगा ही। अगर एक भी घूंसा लग गया तो सीधा परलोक सिधारना तय है। लेकिन बाई यूजियान ने बड़ी आसानी से उस जानलेवा वार को चकमा दे दिया। जब हमला नाकाम रहा तो सिक्योरिटी कैप्टन गुस्से में दहाड़ने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक बचते रहोगे? अगले ही पल उसका एक हाथ हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ड्रिल में बदल गया, जो दीवार के परखच्चे उड़ाता हुआ
आगे बढ़ा। बाई यूजियान हमेशा के लिए नीचे छिपकर नहीं रह सका था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और उसे देखकर नेटिजन्स के भी पसीने छूट गए। एक भी वार लगा तो जानलेवा साबित होगा, लेकिन वो तो उसकी पकड़ में ही नहीं आ रहा। मैं तो असिस्टेंट मोड चालू करके भी कैप्टन के हमलों से नहीं बच पाता, फिर भी इस बंदे को कवर फायर देने की बात कर रहा था। हंसी आ रही है। अगले ही पल बाई यूजियान का मुका कैप्टन के लोहे जैसे चेहरे पर लगा और उसके चश्मे यानी वाइजर को चकनाचूर कर दिया। सिक्योरिटी कैप्टन घुटनों के बल बैठकर खांसने लगा। उसका स्टील मोड अपने आप खत्म होने लगा था, पर बाई यूजियान को यह मंजूर नहीं था। अपना स्टील मोड बंद मत करो, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। उधर नेटिजन्स चिल्ला रहे थे, इसे खत्म कर दो, इसे टुकड़ों में फाड़ दो, जैसा इसने हमारे साथ किया था उससे भी बुरा इसके साथ करो। कैप्टन अब बुरी तरह से डर गया था। तुम्हारे जैसे एक मामूली एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के पास ऐसी ताकत कहां से आई? बाई यूजियान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। जियांग जिलुआ पूरी तरह से एक दर्शक बन चुका था। सिर्फ एक बार में इंस्टीट्यूट के कैप्टन का ये हाल, वो हमने अभी अभी क्या देखा। वाह क्या स्टाइल है। हे असली ड्राइवर भाई तो ये है। दोस्तों एक बात पर गौर करो, ये सब नो असिस्ट मोड में हो रहा है, पर इसके मारने का तरीका इतना मंझा हुआ क्यों लग रहा है, जैसे उसे सालों का अनुभव हो। क्या ऐसा मुमकिन है? खैर जो भी हो, आखिरकार स्टार्टर ट्यूटोरियल का बॉस खत्म हो गया। अब बस यहाँ से बाहर निकलना बाकी था। एक छोटे से मिशन में इतनी कामयाबी, बिना कुछ किए लेवल पार करने का मजा ही कुछ और है। नहीं, आखिर इसी समय पर ड्राइवर भाई जैसा खिलाड़ी क्यों मिल गया? आखिरी कमेंट करने वाला नेटिजन शायद जियांग सुलू को हारते हुए देखना चाहता था। तो चलिए चलें यूजियान सर। जैसे ही बाई यूजियान आगे बढ़ा, नेटिजन्स कैप्टन की लाश पर टूट पड़े, मानो उसे खींचकर पाताल में ले जाना चाहते हो। इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते ही जियांग सुलू ने राहत की सांस ली। याहू, आखिरकार बाहर निकल आए। ट्यूटोरियल मिशन एस्केप फ्रॉम इंस्टीट्यूट पूरा हुआ, लेवल बढ़ गया और एक टैलेंट पॉइंट भी मिल गया। यूजियान सर, क्या आज आप आगे की मेन स्टोरी पूरी करना चाहेंगे? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। जियांग सुलू की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लाइव स्ट्रीम खत्म होने वाली थी तो नेटिजन्स ने जियांग सुलू को सुनाना शुरू कर दिया। ग्रे गेम कंपनी के एक यूजर ने लिखा, ये स्ट्रीमर कितना बेशर्म है। फोर्ब्स को इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्री राइडर स्ट्रीमर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन कुछ नाम बड़े मजेदार थे। एक यूजर ने लिखा, मैं अभी अभी आया हूँ, स्ट्रीम बंद क्यों हो रही है? ये लाला नाम का यूजर शायद सही समय पर नहीं पहुंच पाया था। इस तरह बिना असिस्टेंट मोड के स्टार्टर ट्यूटोरियल पार करने का मिशन कामयाब रहा। आज की स्ट्रीम बहुत मजेदार रही। कल मिलते हैं। जियांग सुलू ने देखा कि बाई यूजियान अभी भी वहीं हैं, तो उसने तुरंत एक प्रस्ताव रखा। वो, क्या आप मेरी स्ट्रीम में रेगुलर आ सकते हैं? स्ट्रीम में? बाई यूजियान के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। हाँ, हम साथ में रिवर्स स्टार के मेन मिशन पूरे करेंगे और कभी कभी पीवीपी भी खेलेंगे। शेड्यूल आपकी पसंद का होगा और मैं आपको अच्छी फीस भी दूंगा। जियांग सुलू उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, पर बाई यूजियान ने सीधे मना कर दिया। जियांग सुलू थोड़ा निराश हो गया। मैं समझ गया, आपके चेहरे से लग रहा है कि मनाने का कोई फायदा नहीं, पर कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट तो ले लीजिए। इसके बाद उसने स्ट्रीम बंद करने की तैयारी की। आज साथ में गेम खेलकर बहुत मजा आया। उम्मीद है रिवर्स स्टार में आपका सफर शानदार रहे। बाई यूजियान को लगा कि वो काफी तमीज वाला है। स्टार्टर ट्यूटोरियल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो अकेला वहां खड़ा रह गया, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैं अभी तक वापस यानी असली दुनिया में क्यों नहीं जा पा रहा? वो नहीं जानता था कि आज के उसके खेल ने भविष्य में कैसा तहलका मचाने वाला है। उसी समय रिवर्स टाइम स्पेस फोरम पर एक वीडियो अचानक वायरल होने लगा। टेक्निकल एनालिसिस, बिना असिस्ट और बिना गन के ये वीडियो क्या कोई हैक है? मैं समझाता हूँ कि बाई यूजियान नाम का ये बंदा चीटर क्यों है। लेकिन तभी एक और बड़ी खबर सामने आई। एक अनाम दर्शक यानी एनोनिमस व्यूअर 62 ने 3 मिलियन वॉन स्पॉन्सर किए हैं। अगली सुबह रिवर्स स्टार की डेवलपर कंपनी क्वांटिटी 2 के कोरियाई दफ्तर में हड़कंप मच गया। सिर्फ एक यूजर की वजह से ये लोग अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे थे। वीडियो में बाई यूजियान को नए खिलाड़ियों की तरह दुश्मनों को पीटे हुए दिखाया जा रहा था। इसे कितनी भी बार देखो, यकीन करना मुश्किल था। बिना किसी असिस्ट और बिना किसी हथियार के उसने सिक्योरिटी कैप्टन को धूल चटा दी थी। इंटरनेट कम्युनिटी में सब मान चुके थे कि ये हैक है। कंपनी के बोर्ड पर शिकायतों की बाढ़ आ गई थी और लोग स्पष्टीकरण मांग रहे थे। रीजनल मैनेजर का सिर दर्द से फटा जा रहा था। क्या तुम वाकई श्योर हो कि ये हैक नहीं है? पीले बालों वाले कर्मचारी येलो हेयर ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर पक्का है। सावधानी के तौर पर हमने कैरेक्टर बनाने से लेकर अब तक का सारा डेटा चेक किया है। बाहरी प्रोग्राम से छेड़छाड़ का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे तो मैंने दीवारों के पार जाने वाले और गायब होने वाले हजारों हैक देखे हैं, पर ऐसी मूवमेंट्स पहली बार देख रहा हूँ। ये तर्क से परे है। ऐसी तकनीक जिसे हैक भी कॉपी ना कर पाए। वो कर्मचारी थोड़ा ईर्ष्या में था। अगर ये हैक नहीं है तो ये बंदा पागल है, पर बहुत कम चांसेस ये भी हैं कि ये कोई बिल्कुल नए तरह का हैक हो। मैनेजर मान गया, जो भी हो हमें इसका पुख्ता वेरिफिकेशन करना ही होगा। इसी बीच एक दुकान में बाई यूजियान और ज़ैंग नायन डेट पर थे, तो मेरी वजह से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। बाई यूजियान को जैसे कुछ पता ही नहीं था। हाँ, पूरा माहौल गरमाया हुआ है। यूजर्स के बीच अब नो असिस्ट चैलेंज शुरू हो गया है। फोरम पर सब तुम्हें हैकर कह रहे हैं, क्योंकि कोई और वैसा कर ही नहीं पा रहा। जब मैंने पहली बार वो वीडियो देखा तो मुझे भी हैरानी हुई कि तुमने अपना असली नाम बता दिया। बाई यूजियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लाइव स्ट्रीम में तो प्राइवेसी मोड चालू था और मैंने मास्क भी पहना था। फिर तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्या तुमने अपना नाम खुद नहीं बताया था? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले लड़ते हुए देखा है। मुझे पता था कि तुम ताकतवर हो, पर इस हद तक ये नहीं सोचा था। जो तुम्हें नहीं जानते उन्हें तो ये हैक ही लगेगा। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। संपर्क? कैसा संपर्क? प्लैनेट और कोरिया ब्रांच ने मुझसे संपर्क किया है। वे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि मैंने हैक इस्तेमाल किया है या नहीं। तभी जियांग सुलू का मैसेज आया। बाई यूजियान ने बताया ये सब उस स्ट्रीमर के जरिए हो रहा है। ज़ैंग
जैंग नायन अब पूरी तरह से इस गॉसिप का मजा ले रही थी। गेम कंपनी खुद चेक करने आ रही है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या तुम तैयार हो? बाई युजियान असल में इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। भले ही ये सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस था, पर डेवलपर कंपनी से जुड़ने का यही इकलौता रास्ता था। अगर वो किसी बड़े अधिकारी तक पहुंच सका तो शायद उसे उस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। मैंने कहा तो है कि मैं सोचूंगा, पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे आजमाऊंगा। जैंग नायन उससे भी ज्यादा उत्साहित थी। सच में बहुत अच्छा फैसला है। अगर तुम्हें आगे भी ये गेम खेलना है तो सब साफ कर देना ही बेहतर है, वरना हर कोई तुम्हें हैकर बुलाएगा और ये सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वैसे भी मुझे पहचानेगा कौन? लाइव में मेरा चेहरा तो दिखा नहीं था, लेकिन जैंग नायन ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। नहीं, भले ही तुमने नाम बदल लिया हो, पर तुम्हारे लड़ने का अंदाज इतना अनोखा है कि तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं। बिना किसी एबिलिटी के लड़ने का ऐसा स्टाइल प्रोफेशनल दुनिया में भी नहीं है। आजकल तो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी अपनी पहचान छुपाना चाहें तो अपनी आदतों की वजह से पकड़े जाते हैं। नेटिजन्स की आंखें बहुत तेज होती हैं, जैसे रुकी भी नहीं बच पाया था। उसकी अनजानी आदतों की वजह से उसकी जानकारी लीक हो गई थी। खैर, अच्छा हुआ तुम मान गए, वरना बेचारे स्ट्रीमर को बहुत गालियां पड़ती। बाई युजियान को ये बात समझ नहीं आई। उसका और जियांग सुलू का कोई लेना देना नहीं था। पागल, उन लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता। शुरुआत में वे तुम्हें गाली देंगे, पर जल्द ही निशाना उसकी तरफ मुड़ जाएगा। बाई युजियान को लगा कि इंटरनेट की दुनिया वाकई डरावनी है। उसने तुरंत जियांग सुलू को मैसेज करके अपनी मंजूरी दे दी। जियांग सुलू को तो जैसे जैकपॉट मिल गया हो। उसने अपनी स्क्रीन को अविश्वास से देखा। हो गया, मान गया। इस चर्चा की वजह से उसके व्यूज आसमान छूने वाले थे। उसका पिछला रिकॉर्ड 8,584 व्यूवर्स का था। वो मन ही मन हंसने लगा। सब लोग हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रिवर्स स्टार के इतिहास में ये अब तक का सबसे अनोखा वेरिफिकेशन होने वाला है। उसने तुरंत एक नोटिस डाला, हैक विवाद पर स्पष्टीकरण, लाइव स्ट्रीम। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है। बाई युजियान सर के हैक विवाद को लेकर हम 4 दिन बाद लाइव वेरिफिकेशन करेंगे। 4 दिन बाद जब बाई युजियान गेम में आया तो जियांग सुलू ने उसका स्वागत किया। युजियान नमस्ते, पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे। मुझे बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैसे सुलू, क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं है? जियांग सुलू थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा हुनर देखा है, और लोग जिसे हैक कह रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तुम्हारी वो कातिलाना नजरें, उन्हें देखकर तो मैं शक करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। मेरा मतलब, ये बस मेरा अंतर्मन कहता है। खैर, अगर तुम तैयार हो तो लाइव शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंतजार के लिए शुक्रिया। जियांग फुलू ने कैमरे के सामने विक्ट्री का साइन बनाया। नेटिजन्स पहले से ही तैयार थे। वाह, आखिरकार शुरू हुआ। जवाब दो, जवाब दो। क्या ये हैक बेचने वालों का अड्डा है? हैकर, हैकर। मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि ये झूठ कैसे बोलेगा। जैसा जियांग सुलू को सोचा था, स्ट्रीम शुरू होते ही व्यूअर्स 10,000 पार कर गए। ये दिखाता था कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। तो मैंने एक बार फिर युजियान सर को आमंत्रित किया है। नमस्ते, मैं बाई युजियान हूँ। जैसे ही वो दिखा, गालियों की बौछार शुरू हो गई। बेशरम हैकर, हैकर के गेम खेलने में क्या मजा आता है? हालांकि कुछ लोग उसका बचाव भी कर रहे थे। अगर ये हैक नहीं निकला तो तुम क्या करोगे? कम से कम नतीजा आने तक तो न्यूट्रल रहो। जियांग सुलू को ये सब अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, कृपया कमेंट्स में तमीज बनाए रखें। अगर ज्यादा बदतमीजी हुई तो मैं चैट बंद कर दूंगा। युजियान सर, इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है? मुझे ये सब बहुत अजीब, यूजलेस लग रहा है। इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद, पूरी गेम की दुनिया हिला दी और कहता है इतनी सी बात। ये कॉलेजियम एक्सपर्ट का घमंड बोल रहा है। देखो कैसे स्टाइल मार रहा है। हे। जियांग सुलू ने बात संभाली। आपकी बात सही है, वो कारनामा वाकई हैरान करने वाला था। तो हम इसे कैसे साबित करेंगे? अच्छा सवाल है। आज के वेरिफिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वे पहुंचते ही होंगे। अगले ही पल एक गंभीर आदमी सामने आया। उसके सर के ऊपर जो नाम था उसने सबको चौंका दिया। GM, गेम मैनेजर। नमस्ते, मैं ब्लॉन्डेड फार कोरिया ब्रांच का फर्स्ट ऑपरेशन टीम लीडर चोए चॉनसेक हूँ। नेटिजन्स दंग रह गए। क्या असली ऑपरेशंस मैनेजर आ गया? हे। सिर पर GM का टैग है, मतलब ये असली है। सिर्फ हेड ऑफिस से परमिशन मिलने पर ही ये दिखा है। अब उन लोगों का क्या होगा जो इसे हैक बोल रहे थे? बाई युजियान की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। अगर ये ऑपरेशंस लीडर है तो इसे जरूर कुछ पता होगा। वेरिफिकेशन के बाद इससे सवाल पूछने होंगे। तीनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं स्ट्रीमर जियांग सुलू हूँ। मैं बाई युजियान हूँ। मिलकर खुशी हुई। चोए चॉनसेक ने बाई युजियान को गौर से देखा। तो यही वो बंदा है जिसने सारा बवाल खड़ा किया है। दिखने में तो कुछ खास नहीं लगा। ठीक है, वेरिफिकेशन वाली जगह पर चलते हैं। मैं जल्द ही एक मेटल के कमरे में पहुंचे। ये एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम था जहां एबिलिटी और कॉम्बैट की प्रैक्टिस की जा सकती थी। जैसा कि पहले तय हुआ था, वेरिफिकेशन के लिए हम कई राउंड की लड़ाई देखेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि कोई बाहरी प्रोग्राम मदद तो नहीं कर रहा। बाई युजियान ने उस जगह का मुआयना किया। ये उस दुनिया यानी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। क्या तैयार हैं? चोए ने पूछा। हाँ बिल्कुल। अगले ही पल एक आईडी मशीन सामने आई। वाह, ये तो आईडी मशीन का अल्टीमेट वर्जन है। बिना किसी एबिलिटी की और बिना किसी हथियार के क्या वो इस मशीन को हरा पाएगा? मुझे गेम की समझ नहीं है। क्या ये बहुत ताकतवर है? ट्यूटोरियल वाली मशीन से ये कई गुना बेहतर है। लड़ाई शुरू होते ही बाई युजियान की आंखें बदल गईं। उसने अपनी परफेक्ट बीइंग मोड एक्टिवेट कर लिया। तभी उसके दिमाग में फिर से वही आवाजें गूंजी। युजियान, मुझे डर लग रहा है, मेरा बदला लेना। चोए ने जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया, वो हैरान रह गया। उसकी पलक झपकते ही बाई युजियान उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। अगले ही पल एक टुकड़ा चोए की ओर उड़कर आया, जिसे उसने अपने टैबलेट से रोका। लाइव स्ट्रीम में शोर मच गया। वो नंगे हाथों से अल्टीमेट आईडी मशीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ये डरावना है। आईडी मशीन बेचारी लग रही है। बाई युजियान मशीन
मशीन के ऊपर खड़ा था और उसके हाथ में मशीन का एक पुर्जा था। चोए के टैबलेट पर साफ लिखा था, कोई बाहरी प्रोग्राम नहीं मिला। ये जीत पूरी तरह उसकी अपनी थी। चोए को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वेरिफिकेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। बस कुछ ही मिनटों में लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई। पहला राउंड खत्म हो चुका था, लेकिन चोई चोनसे को वो नतीजा नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि इस लड़ाई में किसी बाहरी प्रोग्राम का पता नहीं चला है, पर वेरिफिकेशन का समय बहुत कम था। क्या आप हमारे बताए तरीके से एक बार और लड़ सकते हैं? असल में वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि कहीं ये ऑटो बैटल हैक तो नहीं है। बाई यूजियान के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। ऑटो बैटल हैक आमतौर पर एक स्क्रिप्ट के जरिए चलता है, इसलिए अगर वो उनकी शर्तों के मुताबिक लड़ता है तो साबित हो जाएगा कि वो हैक नहीं है। चोई को उम्मीद नहीं थी कि बाई यूजियान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अगला टेस्ट तैयार कर लिया था। शुक्रिया। तो इस बार कृपया अपनी चेन साइज से 3 अल्टीमेट ट्रेनिंग रोबोट्स के सिर काटकर दिखाएं। बाई यूजियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दिया। वो इतनी सहजता से मान गया कि चोई खुद थोड़ा घबरा गया। आखिर माजरा क्या है? इतनी मुश्किल शर्त होने के बावजूद उसे हारने का डर क्यों नहीं है? तभी 3 आईडी मशीनें प्रकट हुई और उन्होंने एक साथ बाई यूजियान पर हमला किया। वो उसे एक ही वार में खत्म करना चाहती थी, लेकिन बाई यूजियान उनके वार करने से पहले ही टेलीपोर्ट होकर दूर जा चुका था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे ही बाई यूजियान ने हमला किया, उसकी जंजीर ने अपना काम कर दिया। आईडी मशीनों के शरीर कटर अलग हो गए। उसने बस एक स्टाइल के साथ मुड़कर देखा और तीनों मशीनें चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गईं। ये इतना साफ सुथरा वार था कि उसके कपड़ों पर एक दाग तक नहीं आया। ये एक वन हिट किल था। जियांग सुलू खुशी से झूम उठा। देखा, मैंने उस दिन गलत नहीं देखा था। उसकी कुल्हाड़ी किसी जिंदा चीज की तरह हवा में उड़ रही थी। आप सबने भी उसे देखा ना? लाइव स्ट्रीम के नेटिजन्स फिर से एक्टिव हो गए। मैंने अभी क्या देखा? वो जंजीर तो एकदम चीटिंग वाला हथियार है। हथियार चीटिंग नहीं है, वो बंदा खुद ही चीटर जैसा खेल रहा है। सही कहा, कुल्हाड़ी तो दुश्मनों को फंसाने के लिए होती है, पर उसने तो कमाल ही कर दिया। चोई भी उस सदमे से बाहर आया। अब तक वेरिफिकेशन के लिए काफी डेटा इकट्ठा हो चुका था, लेकिन एक गेम ऑपरेटर होने के नाते उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या सिर्फ एक एबिलिटी कर्नल के साथ कोई हाई लेवल ट्रेनिंग रोबोट को हरा सकता है? भले ही ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, पर उसने एक आखिरी टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही मेटल का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लाल रंग की मशीन जैसी आंखें दिखाई दी। ये एक फीमेल वर्जन आईडी मशीन थी। नेटिजन्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या उसे बाहर निकाल दिया? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऑपरेटर तो बिल्कुल जान लेने पर उतारू है। अगर वो इसे हरा देता है तो नेशनल सर्टिफिकेशन एसोसिएशन को उसे ह्यूमन हैक घोषित कर देना चाहिए। ये हाई लेवल ट्रेनिंग रोबोट आईडी मशीन का सबसे एडवांस्ड वर्जन था। बाई यूजियान उसके सामने एकदम शांत खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि इस मशीन के हाथों न जाने कितने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स मारे गए थे। उस वक्त इस मशीन के चेहरे पर एक क्रूर और सन की मुस्कान होती थी। ये सोचते ही बाई यूजियान के अंदर से गुस्से की लहर उठी, लेकिन आईडी मशीन ने पहले हमला कर दिया। बाई यूजियान को पहली बार चोट लगी। उसके चेहरे पर खून की हल्की लकीर उभर आई, लेकिन चुपचाप मार खाना उसकी फितरत नहीं थी। उसने अपनी मुठियां कसी और आईडी मशीन के ताबड़तोड़ हमलों से बचने लगा। हवा में घूसों की आवाज गूंज रही थी। पीछे की दीवार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर एक भी घूसा उसे लग जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। ये मशीन अल्टीमेट वर्जन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसकी मौजूदा हालत में मशीन की बॉडी इतनी सख्त थी कि बाई यूजियान के हमले उसका डिफेंस नहीं तोड़ पा रहे थे, और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। ठीक है, तो जब तक तुम्हारा डिफेंस टूट नहीं जाता तब तक मारता रहूंगा। जियांग सुलू और चोई तो बस फटी आंखों से देख रहे थे। नेटिजन्स को लगा कि वो पागल हो गया है। पागलपन के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। भाई ये मुमकिन कैसे है? मुझे तो डर लग रहा है। एक चोट और वो मर जाएगा, पर मशीन उसे छू तक नहीं रही है। चोई ने भी नहीं सोचा था कि कोई सिर्फ एक एबिलिटी कर्नल के दम पर हाई लेवल रोबोट से बराबरी का मुकाबला कर सकता है। शुरुआत में भले ही वो पीछे था, पर अब उसने मशीन को दबाना शुरू कर दिया था। चोई को लगा कि अब और देखने की जरूरत नहीं है। उसने स्क्रीन पर क्लिक किया और अगले ही पल आईडी मशीन बाई यूजियान की आंखों के सामने से गायब हो गई। बाई यूजियान थोड़ा हैरान हुआ। वो उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता था। चोई उसकी तरफ बढ़ा। जरूरी डेटा इकट्ठा कर लिया गया है, इसलिए ट्रेनिंग रोबोट को हटा दिया गया है। जियांग सुलू ने तुरंत पूछा कि वेरिफिकेशन का नतीजा क्या रहा। नेटिजन्स भी यही जानना चाहते थे। जांच में कोई भी बाहरी प्रोग्राम या हैक नहीं मिला है। आसान शब्दों में कहें तो ये कोई हैक नहीं है। कुछ नेटिजन्स अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई उनसे इतना बेहतर कैसे हो सकता है। ये हैक क्यों नहीं है? क्यों? पर ऑपरेटर ने साफ कर दिया था कि कोई चीटिंग नहीं हुई है। जो लोग इसे हैक कह रहे थे अब कहां गए? बिना सबूत के किसी को हैकर कहना बंद करो। जियांग सुलू ने भी राहत की सांस ली। मैंने कहा था ना, ये हैक नहीं है। क्या अभी भी किसी को शक है? अब तो ऑफिशियल मोहर लग गई है। सच कहूं तो ये बंदा पहले से ज्यादा एक्साइटेड क्यों दिख रहा है? मैंने पहले भी हैक जैसी स्किल के बारे में सुना था, पर ये तो सच में हैक जैसा ही है। हैक जैसी स्किल, ये सुनकर जियांग सुलू की आंखें चमक उठी। ये बहुत बढ़िया नाम है, सब याद रख लो। यूजियान ने कोई हैक इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी ताकत ही किसी हैक से कम नहीं है। ठीक है, वेरिफिकेशन खत्म हुआ। क्या आप दोनों आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बाई यूजियान ने बस इतना कहा। मेहनत सफल रही। चोई हंस पड़ा और बोला, काफी मजेदार था। आज की लाइव स्ट्रीम यही खत्म होती है, अगली बार फिर मिलेंगे। डेटा के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। नेटिजन्स जाने को तैयार नहीं थे। अभी तो मैं आया था। स्ट्रीम इतनी जल्दी बंद क्यों हो रही है? भाई ये सिर्फ वेरिफिकेशन स्ट्रीम थी। बाय बाय। आप दोनों का फिर से शुक्रिया कि आपने मुझे स्ट्रीम का हिस्सा बनने दिया, खासकर यूजियान का। चोई काफी विनम्र लग रहा था। वो गेम से बाहर निकलने ही वाला था कि बाई यूजियान ने उसे रोक लिया। जरा रुकिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। चोई थोड़ा हैरान हुआ। हाँ कहो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गेम में कोई बग जैसा कुछ है?
मसलन क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जहां बग की वजह से कोई खिलाड़ी गेम से बाहर ना निकल पा रहा हो? चोई चोन सिक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जैसे उसने ये बात पहली बार सुनी हो। मसाला, मैंने ऐसी किसी बात के बारे में नहीं सुना। अगर सच में ऐसा कोई घातक बग होता तो रिवर्स स्टार कभी वर्ल्ड क्लास गेम नहीं बन पाता। बात तो सही है। ठीक है, बाई यूजियान को फिर भी अपना जवाब नहीं मिला। तभी एक तेज रोशनी के साथ चोई चोन सिक ऑफलाइन हो गया। जियांग सुलू ने राहत की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ। यूजियान, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे लाइव स्ट्रीम की कमाई का हिसाब करना है, तो क्या मैं बाद में तुमसे संपर्क कर सकता हूँ? बाई यूजियान को लगा कि पैसों की तो जरूरत नहीं है, पर संपर्क में रहना ठीक रहेगा। उसे नहीं पता था कि जियांग सुलू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे इतनी आसानी से जाने देना बहुत बड़ा नुकसान होता। चलता फिरता कंटेंट जो उसके सामने खड़ा था, वो क्या तुम्हें कुछ और कहना है? जियांग सुलू की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बात कह सके। आखिर ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ स्पष्टीकरण तक ही सीमित थी। उसने आज के लिए इरादा छोड़ दिया और बोला, कुछ नहीं, फिर बात करते हैं। बाई यूजियान ने अपनी स्क्रीन पर पॉपअप देखा। उम्मीद के मुताबिक कुछ खास हाथ नहीं लगा था, जिससे वो थोड़ा निराश था। तभी ज़ैंग नायान का मैसेज आया, लाइव खत्म हो गया है। सीधे बैटल प्रिपरेशन टाइम में ज़ैंग नायान फिर से गॉसिप शुरू कर देती है। लाइव स्ट्रीम करके कैसा लगा? अभी फोरम पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, तुम पूरी तरह वायरल हो चुके हो। बाई यूजियान को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी आदत नहीं हुई है। चैट बॉक्स पर ध्यान देना, बातें करना और साथ में गेम खेलना थोड़ा असहज लगा है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे, मेरा मतलब है अगर तुम चैट बॉक्स की फिक्र किए बिना अकेले गेम खेलो और उसकी लाइव स्ट्रीम हो तो कैसा रहेगा? बाई यूजियान को समझ नहीं आया कि वो क्या खिचड़ी पका रही है। मैं सब कुछ सेट कर दूंगी, तुम एक बार ट्राई करके देखो, फिर फैसला करना। बाई यूजियान को लगा कि उसे फिर से काम पर लगाया जा रहा है, जबकि उसका मन लाइव स्ट्रीम करने का नहीं था। ठीक है, अब पीवीपी खेलने का समय हो गया है। ये ज़ैंग नायान भी अपनी मर्जी की मालिक थी। पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर, जहां खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होता है। पीवीई के साथ इसे रिवर्स स्टार के दो सबसे बड़े गेम प्ले माना जाता है। पीवीपी, मुझे यहाँ बैटल प्रिपरेशन रूम में इसी के लिए बुलाया है? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगा था कि मेरे साथ रिवर्स स्टार में मुकाबला किए बिना ही गेम छोड़ दोगे? ये तो बहुत दुख की बात होगी। नहीं, वैसी बात नहीं है। मुझे लगा ये गेम मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का सोचा था। लेकिन ज़ैंग नायान ने जोर दिया, पीवीपी ही इस गेम की असली जान है। तुमने तो अभी बस स्टार्टर ट्यूटोरियल खेला है और इतनी जल्दी हार मान रहे हो। बाई यूजियान को लगा कि उसकी बात में दम है। स्टोरी मोड भले ही उस दुनिया जैसा था, पर पीवीपी में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद यहाँ उसे कुछ अलग मिल जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शानदार, तो मैं तुम्हें पीवीपी समझा देती हूँ। सबसे पहले है ड्यूल। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सामने वाले खिलाड़ी से मुकाबला होता है। इसमें 1vs1 और 2vs2 मोड्स होते हैं और ये बेस्ट ऑफ 3 यानी 3 में से 2 जीत होता है। इसके बाद स्ट्रगल, ऑक्यूपेशन वॉर, नेशन वॉर और एलिमिनेशन वॉर जैसे मोड्स होते हैं। इनमें से चुनकर 5vs5 की टीम फाइट होती है। और आज जो हम खेलने वाले हैं वो है सर्वाइवल। 100 खिलाड़ियों को एक बड़े इलाके में छोड़ दिया जाता है, जहां वो हथियार ढूंढते हैं और लड़ते हैं। आखिर में बचने वाला खिलाड़ी या टीम जीती है। ये एक बैटल रॉयल है। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए हम टीम मोड में खेलेंगे। और हाँ, पीवीपी के लिए एक अच्छा बिल्ड तैयार करना होगा। मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करती हूँ। बाई यूजियान ने मना कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। उसे पहले से ही एक अच्छे बिल्ड के बारे में पता था। वो बिल्ड जिसे उस दुनिया में सुपर ह्यूमन कहा जाता था। जब तुम कनेक्शन की तैयारी करोगी, मैं उसे सेट कर लूंगी। ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ। वैसे जूसिस बेस से शुरुआत करना ही सही रहेगा। जूसिस बेस पीवीपी सर्वाइवल मैप्स में से एक है, जहां बेहतरीन हथियार मिलते हैं। यहाँ हाई लेवल खिलाड़ी बहुत आते हैं, इसलिए ये नए खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तभी ज़ैंग नायान ने फिर अपना काम शुरू किया। क्या मैं आज के हमारे पीवीपी मुकाबले को रिकॉर्ड कर सकती हूँ? मैं इसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर डालना चाहती हूँ। क्या मैं करूँ? बाई यूजियान ने चिढ़ते हुए उसे दूर रहने को कहा। नहीं, पर तुम शांत रहो। ठीक है, मैं अभी कनेक्ट करती हूँ। बाई यूजियान सोच रहा था कि ये लड़की इतनी एक्साइटेड क्यों है। ज़ैंग नायान ने बटन दबाया और 2 पॉपअप सामने आए। पहला क्षेत्र जूसिस बेस। गेम शुरू होने में बचा समय 60 सेकंड। ज़ैंग नायान ने एक इशारा किया, जिंदा मिलते हैं दोस्त। तभी बाई यूजियान एक पुरानी इमारत में पहुंचा। उसके साथ एक और खिलाड़ी भी वहां था। उस खिलाड़ी को अभी खतरे का अंदाजा नहीं था। तीसरी मंजिल बेकार है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, जल्दी दूसरी जगह चलते हैं। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई यूजियान उसके पीछे आ गया। अगले ही पल गोलियों और धमाकों का शोर गूंज उठा। ज़ैंग नायान अपने स्क्रीन पर आने वाले नोटिफिकेशंस को देख रही थी। बाई यूजियान ने लकी डे को मार गिराया। ज़ैंग नायान को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी। गेम शुरू होते ही पहला शिकार। वाकई उसकी हैक जैसी स्किल सबसे अलग थी। इसके बाद तो नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। बाई यूजियान ने जियान को मारा। बाई यूजियान ने ली यू को मारा। बाई यूजियान ने गोल्ड फिश को मारा। बाई यूजियान ने स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर को मारा। ज़ैंग नायान तो देखती ही रह गई। अब उसे भी समझ आ रहा था कि जियांग सुलू को कैसा महसूस होता होगा। बिना कुछ किए जीत का मजा वाकई लाजवाब है। खेल अभी शुरू ही हुआ था। मारे गए खिलाड़ियों के नाम देकर ज़ैंग नायन दंग रह गई। बायू बियान आखिर कर क्या रहा है? तभी स्लाइम मॉन्स्टर नाम का एक और खिलाड़ी ढेर हो गया। सीने पर गहरा घाव। बायू बियान को शक हुआ कि शायद इस इलाके में वही आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी था, क्योंकि अब उसे किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही
रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नीचे उतरते ही उसका सामना एक साथ 4 लोगों से होगा। उसके लिए ये बस कुछ एक्स्ट्रा मूव्स का खेल था। उसने बड़ी आसानी से उन सबको एक साथ ठिकाने लगा दिया। टीममेट्स है ना, तो मौत भी साथ साथ होनी चाहिए। लूटपाट खत्म हुई तो उसने बाहर निकलने का सोचा, पर तभी उसे ज़ेंग नायन का मदद के लिए मैसेज मिला। बायूबियान बचाओ, यहाँ बहुत दुश्मन है, मैं पूरी तरह घिर गई हूँ। बायूबियान ने शेयर मैप पर देखा, वो सामने वाले ब्लॉक में थी, काफी दूर। फिर भी उसने कहा कि वो अभी आ रहा है। तुम बिल्डिंग में कहाँ हो? मैं तीसरी मंजिल की छत पर हूँ, लेकिन नीचे लड़ाई का शोर मजाक नहीं है, ऐसा लग रहा है हर फ्लोर पर जंग चल रही है, तुम संभल कर आना। बायूबियान जैसे ही नीचे पहुंचा, उसे 2 लोग मिले। वे चौंक गए, अरे पीछे देखो, वो कमीना क्या चीज है, इतनी तेज कैसे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से एक ने फौरन संभल कर अपने साथी को एबिलिटी तैयार करने को कहा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बायूबियान ने उसे परलोक भेज दिया और साथ ही उसका एक हाथ भी काट दिया। तभी एक नोटिफिकेशन आया, बायूबियान ने चूहू को मार गिराया। पास खड़ा खिलाड़ी यकीन नहीं कर पा रहा था। नहीं, ये क्या है? क्या ये वीकनेस एनहांसमेंट टाइप है या फिर एजिलिटी बेस्ड? तभी उसके हाथों से बैंगनी काले रंग का धुआं निकलने लगा। उसने गुस्से में जमीन पर हाथ मारा। मर जाओ। जमीन से बैंगनी काले रंग के नुकीले कांटे निकले और करीब 10 मीटर तक फैल गए। हमला होते देख बायूबियान ने हवा में छलांग लगा दी, जैसे कोई बैकफ्लिप करने वाला हो। जमीन पर लैंड करते ही उसने दूसरे खिलाड़ी को भी मार दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि बायूबियान इतना सटीक हिसाब लगा सकता है। नोटिफिकेशन आया, बायूबियान ने ओवरलॉर्ड मेंग बाओ को मार गिराया। दोनों को निपटाने के बाद बायूबियान बिना रुके दौड़ने लगा। ज़ेंग नायन उसका इंतजार कर रही थी। अगला शिकार एक सुनहरे बालों वाला लड़का था जिसका नाम चिकन ईटर था। बायूबियान जल्द ही ज़ेंग नायन वाली बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। ज़ेंग नायन को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी आ गया। उसने दिखावे के लिए पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। बायूबियान ने उसे वहीं रुकने को कहा। उसने दरवाजे की लॉक को पकड़ा और अंदर मौजूद लोगों की आहट ली। शायद अंदर 5 लोग थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक खिलाड़ी हथियार लिए दरवाजे के पीछे छिपा था। बायूबियान को अंदर आते देख उसने एक पागल जैसी मुस्कान दी और बिना सोचे वार किया। मर जाओ। लेकिन फुर्ती दिखाते हुए बायूबियान ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस खिलाड़ी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। एक ही मुक्के में उसका काम तमाम हो गया। पर बायूबियान थोड़ा असंतुष्ट था। उसे लगा कि उसे अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। इसके बाद वो फुर्ती से ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। उसने एक ही सांस में 4 और लोगों को ढेर कर दिया। छत पर खड़ी ज़ेंग नायन ये सब देखकर सन्न रह गई। फिर से ये बंदा सच में बहुत बिजी है। उसके लिए ये सब बच्चों का खेल था। पर अगले ही पल वो चौंक गई। उसने बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बिना सोचे अपना हथियार घुमाया। असल में वो बायूबियान ही था। जाहिर है बायूबियान ने उसके हमले को आसानी से रोक लिया। क्या तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पास आने तक मुझे पता ही नहीं चला। अकेले 14 किल्स। ये पूरी तरह से बायूबियान अशो था। इस वक्त ज़ेंग नायन भी हमेशा जैसी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में बिजली छोड़ती हुई गन थी। वो किसी शैतान की तरह दिख रही थी। बायूबियान ने उसे पहली बार इस रूप में देखा और उसे लगा कि शायद उसका यहाँ आना जरूरी नहीं था। ज़ेंग नायन झेमते हुए हंसी और बात घुमा दी। बिल्डिंग के सारे दुश्मन साफ हो चुके थे। हाथ में हथियार होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था। वो डींगे मारने लगी कि बाकी गेम में वो बायूबियान को लीड करेगी। आखिरकार दोनों ने पहले नंबर पर रहकर इस सर्वाइवल डुओ गेम को खत्म किया। इसके बाद उन्होंने 10 बार और खेला और हर बार पहले नंबर पर आए। अब तक ज़ेंग नायन थकर प्यूर हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सच में 10 जीत मिल जाएंगी। अब उसमें और स्ट्रीम करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए खेल वहीं रोकना पड़ा। पर वो बायूबियान को बड़े अचंभे से देख रही थी। उसे लगा था कि वो बस एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट है, पर वो तो एक खूंखार इंसानी हथियार निकला। चाहे जो हो जाए, उसे बायूबियान को स्ट्रीमिंग की दुनिया में लाना ही था। बायूबियान को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। तभी ज़ेंग नायन फिर से बेचारी बनने का नाटक करने लगी। वो, क्या तुम कम से कम 2 दिन के लिए कोई बड़ा मिशन नहीं लोगे? मेरा इंतजार करना, मैं इस बीच एक शानदार स्ट्रीमिंग प्लान तैयार करूंगी। बायूबियान ने कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी उसका कोई बड़ा मिशन करने का इरादा नहीं था। ज़ेंग नायन तो आखिर ज़ेंग नायन थी। उसने फिर से अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो भाग गई। बायूबियान को मना करने का मौका ही नहीं दिया। बेचारा बायूबियान बस देखता रह गया। इस बार भी वो खाली हाथ लौटा था। पीवीपी में उसे कोई सुराग नहीं मिला। उधर जियांग सुलू बड़े आराम से बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही थी। वो रेबल स्टार के फोरम्स देख रही थी, जहां चर्चा बायूबियान और उसके बारे में ही थी। देखते देखते वो खुशी से बिस्तर पर लौटने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। शानदार, कमाल हो गया, 1 लाख दर्शक। क्या मेरे करियर में ऐसा फिर कभी होगा? काश मैं हमेशा यूशियान सर के साथ स्ट्रीम कर पाती। उसे लगा कि उसे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, पर तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, ये क्या है? अगले दिन ज़ेंग नायन ने बायूबियान को फिर से बुलाया और साथ में एक लैपटॉप भी लाई। बायूबियान थोड़ा खोया खोया सा था। अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? बायूबियान के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। आखिर ये सब क्या है? स्क्रीन पर एक प्यारा सा बिल्ली वाला लड़का बना था। और क्या हो सकता है? ये तुम्हें मनाने के लिए रात भर जाकर बनाया गया पीपीटी है। बायूबियान पूरी तरह निश्शब्द था। रात भर जाकर ऐसी क्वालिटी की चीज बनाई? तुमने पहले कहा था ना कि अगर ऐसी स्ट्रीम हो जिसमें दर्शकों से बात ना करनी पड़े और सिर्फ गेम पर ध्यान देना हो, तो बताओ ऑब्जर्वेशनल वैरायटी शो कैसा रहेगा? बायूबियान को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। इसमें कई लोग स्टूडियो में बैठकर दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग देखते हैं। गेम तुम खेलना, लोगों से बात मैं करूंगी। अगर तुम्हें लगे कि मैं काफी नहीं हूं, तो हम प्रोफेशनल कमेंटेटर भी बुला सकते हैं। कमाई का 60% तुम्हारा और 40% मेरा। बोलो कैसा
ऐसा है, ऑफर बुरा नहीं है। मैंने कहा ना मुझे दिलचस्पी नहीं है। नहीं, तुम्हें शायद स्ट्रीमिंग की कमाई का अंदाजा नहीं है। अरे हाँ, तुम्हें सुलू की तरफ से पेमेंट मिली क्या? बयू बियान को तब याद आया, सुबह एक ईमेल तो आया था, पर झैंग नयन की वजह से वो जल्दी में आ गया और चेक नहीं कर पाया। उसने ईमेल खोला जिसका सब्जेक्ट था यू शियान सर, आपकी पहली पेमेंट की जानकारी। भेजने वाली जियांग सुलू। सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए जियांग सुलू ने उसे 60 लाख कोरियन वॉन भेजे थे। ये देकर झैंग नयन जल भुन गई। कितना? 60 लाख? इतने पैसे देकर भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा स्ट्रीम करने का? पर बयू बियान का ध्यान कहीं और था। वहाँ कुछ कमेंट्स थे। अगले ही पल बयू बियान के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सारे कमेंट्स अनोनिमस व्यूअर 62 नाम की आईडी से थे। नमस्ते यूशियान जी, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। असल दुनिया में वापस आकर कैसा लग रहा है? फिलहाल आपके लिए एक नया स्पेशल मिशन तैयार किया गया है। अब से हम लाइव स्ट्रीम में ही मिलेंगे। हर मैसेज के साथ एक बड़ी रकम भेजी गई थी। बयू बियान अब शांत नहीं रह सकता था। 62 नंबर को वो कभी नहीं भूल सका। उसे कैसे पता कि वो वहां से वापस आया है? ऊपर से ये नाम, ये सीधे तौर पर उसे टारगेट कर रहा था, जो कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 62 था। कौन है ये? बयू बियान झटके से खड़ा हो गया। आखिर किसे पता है कि मैं वहां से लौटा हूँ? उसने झैंग नयन की तरफ देखा। क्या तुम इस डोनर की जानकारी निकाल सकती हो? अरे अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? प्राइवेसी की वजह से ये नामुमकिन है। बयू बियान मोबाइल को घूरने लगा। सामने वाले को प्राइवेट मैसेज भेजना भी मुमकिन नहीं था। शायद सिर्फ लाइव स्ट्रीम के दौरान ही बात हो सकती थी। तभी उसने झैंग नयन से कहा कि उसे उसका ऑफर मंजूर है, वो लाइव स्ट्रीम करेगा। ये खबर इतनी अचानक थी कि झैंग नयन को यकीन नहीं हुआ। सच में? बाद में मुकरोगे तो नहीं ना? और उसने तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट कर दी। शुक्रवार की शाम बहुत खूबसूरत है। लोग अपनी अपनी उम्मीदों के साथ फुर्सत के पलों का आनंद ले रहे हैं, और जो खुद को गेमिंग के दीवाने कहते हैं उनके लिए भी कुछ खास है। कुछ लोगों को पता है कि जो शख्स पर्सनल लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो गॉड ऑफ हैक्स का दोस्त है। इस वक्त कुछ लोगों ने तो चिकन भी ऑर्डर कर लिया है और बस गॉड के गेम की लाइव स्ट्रीम का इंतजार कर रहे हैं। गेम शुरू होने से 5 मिनट पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के अंदर जेंग नायन की हालत खराब थी। वो इतनी नर्वस थी कि कांप रही थी। चे चेंग जे काफी अच्छे इंसान है। उन्होंने पास आकर उसे सांत्वना दी। ज्यादा चिंता मत करो, तैयारी पूरी है, कुछ गलत नहीं होगा। चे चेंग जे रिवर्स प्लैनेट के प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुलू के अलावा कोई और भी गॉड को स्ट्रीम के लिए मना पाएगा। चे चेंग जे इतनी आसानी से इसलिए मान गए थे क्योंकि जेंग नायन ने कहा था कि वो बयू बियान की दोस्त है। लाइव स्ट्रीम का काउंटडाउन शुरू हुआ। अब तक जेंग नायन खुद को संभाल चुकी थी। नमस्ते सबको, मैं हूँ जेंग नायन। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ चे चेंग जे। जल्द ही नेटिजन्स के कमेंट्स आने लगे। ओ, दरवाजा खुल गया। क्या? गॉड कहाँ है? गॉड को सामने लाओ। जेंग नायन के माथे पर पसीना आ गया। लगता है बहुत से लोग गॉड को शुरुआत में ना देख पाने से घबरा गए हैं, लेकिन अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। गॉड पहले से ही गेम के अंदर है। तुरंत स्क्रीन गेम पर शिफ्ट हो गई। बयू बियान ने पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मोड ऑन कर रखा था। लाइव चैट में तूफान आ गया। यही तो गॉड है। उन लोगों को ब्लॉक करो जो इसे फेक बता रहे थे। वो मुड़ते हुए कितना कूल लग रहा है यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, गॉड का कंटेंट एक ऑब्जर्वेशनल वैरायटी शो के रूप में होगा, यानी हम उनके गेम प्ले को देखते हुए उस पर कमेंट्री और चर्चा करेंगे। आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि गॉड इस आरपीजी को कैसे खेलते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद जेंग नायन ने बयू बियान से संपर्क किया। शुरू करो। तभी डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो का मैसेज आया, कृपया उत्तरजीवी के पास जाएं ताकि उसे सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला जा सके और हमारी टीम से मिल सके। स्क्रीन पर मेन टास्क उभरा, मैनेजमेंट ब्यूरो से मिले। उन गार्ड से बचें जो भागे हुए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए तलाशी ले रहे हैं। बयू बियान इसके लिए तैयार था, बिल्कुल पहले की तरह। उस दुनिया में सिर्फ जान बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस बार वो अचानक दहाड़ा। इससे गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ गया। वहां देखो, 3 तरफ से घेरो। ऐसा लग रहा था कि बयू बियान ने ये जानबूझकर किया था। वो उन मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। जमीन पर 3 और हवा में 2 गार्ड्स के सामने बयू बियान ने अपनी जंजीरों पर हाथ रखा। उसका एक ही मकसद था, सबका सफाया। ये उसके साथियों की आखिरी इच्छा थी। तभी सामने से 2 लोगों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। बयू बियान ने गोलियों से बचते हुए अपनी जंजीरें घुमाई और सटीकता से एक मशीन गन पर वार किया। पहला राउंड ठंडे हथियारों की शानदार जीत। गार्ड्स हैरान रह गए। तभी एक धमाका हुआ और धुआं फैल गया। बयू बियान हवा में उछला। गार्ड ने सोचा, बेवकूफ हो चलकर मौत के मुंह में आ गया, मर जा। लेकिन बयू बियान के हाथ रुके नहीं थे। उसने अपनी जंजीरें फेंकी। उन दोनों गार्ड्स को पता भी नहीं चला कि जंजीरें उनके पीछे से घूमकर एक गांठ बना चुकी हैं। बयू बियान ने पूरी ताकत से जंजीर खींची और दोनों गार्ड्स आपस में टकरा गए। उसने तेजी से जंजीर घुमाई और दोनों को जमीन पर दे मारा। इसके बाद वो आसमान से बिजली की तरह उन पर टूटा। असल में वो पहले ही परफेक्ट स्टेट मोड में जा चुका था। इस वक्त वो रहस्यमयी और ताकतवर लग रहा था। जेंग नायन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वो आरपीजी नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। चे चेंग जे भी दंग थे। मैंने इतने सालों की कमेंट्री में पहली बार ऐसा कुछ देखा है, बिना किसी स्ट्रैटेजी के सीधे दुश्मनों को अपनी ओर खींच लेना। लेकिन दर्शक बयू बियान को बेहतर समझते थे। गॉड खुद एक स्ट्रैटेजी है। ढूंढने जाने से बेहतर है दुश्मनों को खुद पास बुला लो। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? मुझे लगा था वो पागल हो गया है जो अचानक चिल्लाने लगा। मैं तो डर गया था। एक फैन ने 50,000 वॉन डोनेट करते हुए पूछा, क्या ये परफेक्ट स्टेट कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है?
है, किसी भी स्किल का कोई कूल डाउन टाइम नहीं है। ज़ेंग नायन ने चे चेंग जे की तरफ देखा। चे चेंग जे ने गंभीरता से कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर स्किल का अपना कूल डाउन होता है, लेकिन जिस तरह से गॉड बिना किसी कूल डाउन के अपने बेसिक मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अविश्वसनीय है। परफेक्ट स्टेट केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, वो आपके लड़ने के दिमाग या हथियार चलाने के कौशल को नहीं सुधारता। यहाँ तक कि गॉड नो असिस्ट मोड में खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर शरीर साथ दे तो गॉड असल जिंदगी में भी ऐसे ही लड़ सकते हैं। तभी बयू बियान के कानों में एक आवाज पड़ी, इसे घेरो। दर्जनों बंदूकों की नली उसकी तरफ थी। एक लीडर ने कहा, हम डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो से हैं, हथियार डाल दो और सरेंडर करो। उसका नाम किम था, जो ब्यूरो का ग्रुप लीडर था। ये ब्यूरो पोर्टल से आने वाले खतरों से निपटने वाला सरकारी विभाग है। बयू बियान ने हाथ ऊपर कर लिए। लीडर किम? नहीं, इस वक्त तो शायद वो सिर्फ ग्रुप लीडर ही होंगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ उनसे मुलाकात होगी। किम ने बयू बियान के कपड़े देखे। ओ, तो तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट से भागे हुए पीड़ित हो, माफी चाहता हूँ, सब पीछे हटो। बयू बियान ने कहा कि कोई बात नहीं। उसने वो वॉकी टॉकी दिखाया जो उसे इंस्टीट्यूट के कर्मचारी ने दिया था। किम के चेहरे पर उदासी छा गई, लगता है उसने कुर्बानी दे दी। लीडर किम आप पहले के जैसे ही भावुक इंसान है, बयू बियान ने मन में सोचा। किम ने कहा, जब तक पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती तुम्हें ब्यूरो के साथ रहना होगा, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट के लोग भी पीड़ित बनकर आ जाते हैं। बयू बियान के लिए हेडक्वार्टर जाकर चाय पीना कोई नई बात नहीं थी। मशीन की आवाज गूंजी, मेन टास्क मैनेजमेंट ब्यूरो से मिलना पूरा हुआ। उसे एक एबिलिटी पॉइंट मिला। सीन बदला। बयू बियान अब ब्यूरो के पूछताछ कमरे में बैठा था। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ फिर से आना होगा। उस दुनिया में लैब से भागने के बाद वो कंपनियों के लिए काम करता था ताकि बदला लेने के पैसे जुटा सके। हालांकि उन कामों में हत्याएं और किडनैपिंग भी शामिल थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम रिवर्स वर्ल्ड के अपराधियों को पकड़ना था। कंपनियां लूट के माल के लिए खुद सफाई अभियान चलाती थी, और जब गंदगी ज्यादा बढ़ जाती थी तो काम ब्यूरो पर डाल देती थी। ऐसे में ब्यूरो के साथ उसका रिश्ता खटा मीठा रहा। कभी साथ मिलकर काम किया तो कभी एक दूसरे पर तलवारें भी तानी। तभी हील्स के चलने की आवाज गूंजी। नमस्ते मिस्टर बयू बियान, मैं ग्रुप 1 की एजेंट ली यू जिन हूँ। एक खूबसूरत लड़की को देखकर लाइव चैट फिर से एक्टिव हो गई। यू जिन दीदी, वाकई आप टॉप 3 ब्यूटीज में से एक हैं। ली यू जिन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, ब्यूरो की सुरक्षा में एक आम नागरिक की तरह रहें, लेकिन इस मामले में आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ब्यूरो का एजेंट बन जाएं। जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत एजेंट बन जाएंगे, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और फिट होने के बाद ही मैदान में उतारा जाएगा। बयू बियान खामोश रहा। उस दुनिया में उसने ब्यूरो के एजेंटों तक मारा था और आज उसे उन्हीं का साथी बनने को कहा जा रहा है। ली यूजिन की आवाज फिर गूंजी, तो आप आम नागरिक बनना चाहेंगे या एजेंट? आपको क्या चुनना है? बयू बियान थोड़ा तनाव में दिख रहा था। ली यूजिन के सवाल पर कि आम नागरिक और एजेंट में से क्या चुनना है, बयू बियान सोचने लगा। अगर वो नागरिक बनता तो उसे फिर से कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते, जैसा कि उसने वहां किया था। वो फिर से उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। साथ ही उसे डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो की अंदरूनी कार्य प्रणाली जानने की भी उत्सुकता थी। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्यूरो का एजेंट बनना चुना। ली यूजिन उसके फैसले से काफी खुश थी। सही सोचा बयू बियान जी, आपके जुड़ने से हमें बड़ी मदद मिलेगी। आजकल कंपनियां जागृत लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं, जिससे हमारे पास लोगों की बहुत कमी हो गई है। ली यूजिन बेबस थी। आखिर बहुत कम लोग ही ऊंची सैलरी को ठुकरा पाते हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि वो खुद एक एजेंट है, बल्कि उसने सुना था कि कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बहुत से लोग पछताते हैं। वजह यह है कि कंपनियां अभी शुरुआती दौर में हैं और उनके पास इन शक्तियों को संभालने का अनुभव कम है। अक्सर वे ट्रेनिंग के दौरान होने वाले हादसों की जिम्मेदारी भी नहीं लेती। इसके उलट मैनेजमेंट ब्यूरो एक पुराना संस्थान है जिसके पास रिवर्स वर्ल्ड और शक्तियों के इस्तेमाल का गहरा अनुभव है। लेकिन बयू बियान कोई भोला इंसान नहीं था। वो ली यूजिन से कहीं ज्यादा जानता था। सच तो ये है कि बदला लेने के लिए कंपनियां बेहतर विकल्प थीं, पर वहाँ काम भी बहुत खतरनाक थे। कई लोग उन कंपनियों के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके थे। कुछ कंपनियां तो ऐसी थीं कि पैसे मांगने पर जान लेने पर उतारू हो जाती थीं। हालांकि अंत में बयू बियान ने उनकी चीर फाड़ करके ही अपने पैसे वसूले थे। उसी घटना की वजह से वो एक अनरजिस्टर्ड खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया और ब्यूरो की नजरों में आ गया था। तभी उसे याद आया कि वो पहले भी लीडर किम से मिल चुका है। ली यूजिन ने बताया कि अब वो बयू बियान के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी। उसने बयू बियान को एक मोबाइल दिया और कहा कि ये काम के लिए है। मोबाइल देते हुए बयू बियान ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? जैसा मैंने कहा, पहले एक इंटर्न के रूप में ट्रेनिंग लेनी होगी। जब तुम्हारी काबिलियत साबित हो जाएगी तब प्रमोशन मिलेगा, टीम भी तभी अलॉट होगी। लेकिन ली यूजिन का अपना ही प्लान था। अगर टीमें बढ़ी तो वो चाहती थी कि बयू बियान उसकी अपनी टीम यानी ग्रुप 1 में आए। बयू बियान की समझदारी अभी भी कायम थी। उसने कहा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आखिर मेरा आप पर एहसान जो है। उस समय रिसर्च इंस्टीट्यूट में फंसे मासूमों को बचाने के लिए जो अनाउंसमेंट हुई थी वो ली यूजिन ने ही की थी। ली यूजिन की अगुवाई में हुए उस हमले की वजह से ही बयू बियान और उसके साथी बच पाए थे। दोनों के बीच तुरंत सहमति बन गई। इधर खेल के बाहर ज़ेंग नायन को यकीन नहीं हो रहा था। रुको एक मिनट, आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? इसका एनपीसी से बात करने का तरीका इतना नेचुरल कैसे है? उसकी याद में एनपीसी से इतनी बारीकी से बात करना मुमकिन नहीं था। उसे लगा कि शायद गेम के अंदर कोई नया रूट खुल गया है। नेटिजन्स भी हैरान थे। रिवर्स प्लैनेट वाकई एक मास्टरपीस है। भाई ये कैसे मुमकिन है? ये फुल रिस्पॉन्स मैट्रिक्स क्या बला है? चे चेरेंग जे ने समझाया, फुल रिस्पॉन्स मैट्रिक्स एक ऐसी तकनीक है जहां एआई एनपीसी किसी भी स्थिति या सवाल का पूरी तरह जवाब दे सकते हैं। वे आम एनपीसी की तरह नहीं होते, बल्कि पूरी तरह आजाद होकर बात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें
बहुत ज्यादा डेटा और तकनीक लगती है, इसलिए माना जाता था कि इसे ऑनलाइन गेम्स में डालना नामुमकिन है। क्या उन्होंने इस समस्या को सुलझा लिया है? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो वे इसे एक ईस्टर एग की तरह छिपाकर नहीं रखते, बल्कि पूरी दुनिया में इसका ढिंडोरा पीटे। न्यूज की हेडलाइन कुछ ऐसी होती, रिवर्स प्लैनेट, अब एनपीसी से करें असली बातचीत। शायद ये तकनीक अभी काम करती है जब खिलाड़ी कुछ खास शर्तें पूरी करता हो, और इसकी सबसे बड़ी शर्त शायद ये है कि खेल की शुरुआत से ही कोई करेक्शन ना हो। बयूबियान और बाकी खिलाड़ियों में यही फर्क है, उसका कॉम्बैट करेक्शन 0% पर सेट है। ज़ेंग नयन जैसे किसी दूसरी दुनिया में की। वाह बयूबियान, तुम सच में कमाल हो। फोरम पर तो तहलका मचने वाला है। चे चरेंगजे ने भी सहमति जताई। मुझे लगता है गेम की कंपनी जल्द ही कोई बड़ा बयान देगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। दोनों कमेंटेटर्स की जोड़ी अब जम चुकी थी। खैर, आज की स्टोरी बेस्ड स्ट्रीम यही खत्म होती है। आगे क्या होगा इसके लिए अगली स्ट्रीम का इंतजार करें। अब हम पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड की तरफ बढ़ेंगे। दर्शक भड़क गए, अरे अभी मत रोको, अगली स्ट्रीम तक कौन इंतजार करेगा? बैटल रूम में बयूबियान तैयार था। वो अनोनिमस व्यूअर 62 के आने का इंतजार कर रहा था। उसने ज़ेंग नयन को सख्त हिदायत दी थी कि जैसे ही इस आईडी से कोई डोनेशन या मैसेज आए उसे तुरंत बताया जाए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ज़ेंग नयन को समझ नहीं आया कि क्यों, पर उसने हाँ कर दी। बयूबियान ने मैसेज भेजा, मैं तैयार हूँ, चलिए पीवीपी शुरू करते हैं। आज वो पहली बार डुएल मोड खेल रहा था, इसलिए उसे नॉर्मल लीग से शुरुआत करनी थी। दर्शकों को समझाते हुए बताया गया कि गेम में 8 रैंक हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और चैलेंजर। ब्रॉन्ज रैंक में जाने के लिए नॉर्मल लीग में 10 जीत हासिल करनी होती है। प्रोफेशनल खिलाड़ियों को इसमें 30 मिनट लगते हैं, जबकि आम लोगों को 2 घंटे। नेटिजन्स खुद का मजाक उड़ाने लगे, धतेरी की, मैं तो एवरेज से भी नीचे हूँ। इस गेम में बहुत सारे प्रो खिलाड़ियों के फर्जी अकाउंट होते हैं, इसलिए किस्मत भी बहुत जरूरी है। तभी एक टास्क आया, 30 मिनट में ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंचे, इनाम 5 लाख वॉन। ज़ेंग नयन की आंखें चमक उठी। उसने बयूबियान को मैसेज किया, भाई गजब हो गया, पहला टास्क मिला है, 30 मिनट में 10 जीत, क्या मुमकिन है? बयूबियान ने ओके का इशारा किया। चैट में हलचल मच गई, क्या वो प्रोफेशनल खिलाड़ियों को हल्का समझ रहा है? हाँ, ये सिर्फ पागलपन है। चलो शुरू करो। ठीक है, देखते हैं क्या बयूबियान ये चैलेंज पूरा कर पाएगा। अंत तक बने रहें। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला दिया। पीवीपी मैच शुरू हुआ। छठा एरिया, रेजिडेंशियल जोन। मैच शुरू होने में 10 सेकंड बचे थे। चे चरेंगजे चौंक गए जब उन्होंने बयूबियान के हाथ में एक ऐसा हथियार देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सामने वाला प्रतिद्वंदी सोचने लगा, क्या ये सिर्फ नजदीकी लड़ाई वाला बिल्ड है? जब तक इसे पास नहीं आने दूंगा मेरी जीत पक्की है। जाहिर है उन सब ने बयूबियान को बहुत कम आंका था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, पहले राउंड की शुरुआत हुई। दुश्मन ने दूर से हमला किया, एयर ब्लास्ट, पर अगले ही पल उसके शरीर पर एक लकीर उभर आई। बयूबियान अपनी चाल चल चुका था। बेचारा दुश्मन सीधा 2 टुकड़ों में कट गया। पहला राउंड खत्म, विजेता बयूबियान। अगला राउंड शुरू हुआ। वही अनोनिमस खिलाड़ी फिर से बयूबियान के सामने आया। अरे यार, फिर से वही शिकारी मिल गया, मैं हार मानता हूँ। सरेंडर करते ही मैच खत्म हो गया। विजेता बयूबियान। पीवीपी के दूसरे राउंड की शुरुआत हुई। विरोधी खिलाड़ी अभी बस इतना ही कह पाया था, मेरी शैतानी तलवार, कि उसका शरीर पहले वाले खिलाड़ी की तरह ही 2 टुकड़ों में कट गया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि बयूबियान बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो हर किसी को एक ही वार में खत्म कर रहा है। मौजूदा स्कोर बयूबियान 2, पोलो बाओ 0। विजेता बयूबियान। अब तीसरा राउंड शुरू हुआ। ये खिलाड़ी ताइक्वांडो में माहिर था। आते ही उसने ऊंची छलांग लगाई, जिससे उसका बचाव कमजोर पड़ गया। बयूबियान भला ऐसा मौका कैसे छोड़ता? उसने सीधे उसके शरीर पर एक किलिंग लाइन खींच दी। बेचारा खिलाड़ी वहीं ढेर हो गया। चौथा राउंड भी हमेशा की तरह एक ही वार में खत्म। इस तरह बयूबियान तेजी से अपने विरोधियों का सफाया करता रहा। देखते ही देखते उसने 10 जीत हासिल कर ली, और इसमें उसे सिर्फ 20 मिनट लगे। ज़ेंग नयन और चे चेंगजे दंग रह गए। अब तक बयूबियान की रैंक ब्रॉन्ज हो चुकी थी। ज़ेंग नयन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी खुद की रैंक डायमंड है, पर बयूबियान के सामने उसे अपनी काबिलियत फीकी लग रही थी। सच में बहुत जबरदस्त है। क्या कहें, इसे देखकर थोड़ा जलन जैसा महसूस हो रहा है। चे चेंगजे ने भी नहीं सोचा था कि कोई 20 मिनट में 10 लगातार जीत हासिल कर लेगा। नेटिजन्स भी पूरी तरह हिल गए थे। ये सब क्या है? क्या इसने प्रोफेशनल खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया? एक साधारण सूट में इतना खतरनाक? समय तो बेमिसाल है ही, पर गेम का रिकॉर्ड और भी हैरान करने वाला है। आमतौर पर अगर विरोधी की शक्तियां आपसे मेल ना खाएं तो खेल में उतार चढ़ाव आता है। मुझे लगा था कि फायर स्टाइल से निपटना मुश्किल होगा, पर बयूबियान के सामने विरोधी कोई भी हो, उसने पूरे मैच में बिना किसी गलती के अपना परफेक्ट गेम खेला। ये तो पूरी तरह से एक तरफा सफाई है। एक प्रशंसक ने 50,000 वॉन का डोनेशन देते हुए पूछा, पर यह मुमकिन कैसे है? ज़ेंग नयन पैसे देकर उत्साहित हो गई। डोनेशन के लिए शुक्रिया। देखते हैं अब आगे की रैंक फाइट में क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चे चेंगजे ने कहा। मैं भी, पर सच कहूँ तो थोड़ी चिंता भी है। क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो किसी के लिए भी उसे स्नाइप यानी जानबूझकर मैच में घुसना आसान होगा। उसे बयूबियान की फिक्र हो रही थी।
थी, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसकी चिंता गलत साबित हो। तभी नोटिफिकेशन आया, पीवीपी मोड, मैच मिल गया है, एरिया 11, पब्लिक सिमेट्री, शमशान। मैच शुरू होते ही एक सुनहरे बालों वाला लड़का सामने आया और गालियां बकने लगा। बड़ी मुश्किल से तुम जैसे हैकर से पाला पड़ा है, अब तुम्हारी क्लास लगेगी। नेटिजन्स ने मजे लेना शुरू कर दिए। क्या पहली ही रैंक फाइट में उसे स्नाइप कर लिया गया? भाई ये कैसे मुमकिन है? क्या वो सच में इतना बड़ा खिलाड़ी है? देखो इसे, ये स्नाइपर का औसत स्तर है। कंपनी इसे पकड़ नहीं पा रही और ये दूसरों को हैकर बोल रहा है। बयू बियान ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। चे चेंगजे मुस्कुराए। बयू बियान उसकी उकसावे वाली बातों में नहीं आया। जैंग नयन ने बात आगे बढ़ाई। सही है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर है। पहला राउंड शुरू हुआ। उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके शरीर से बिजली की लहरें निकलने लगी। वो चिल्लाते हुए बयू बियान की तरफ झपटा, मर जा हैकर। पर उसके सारे मुके बयू बियान ने बड़ी आसानी से हवा में ही रोक दिए। क्लास लगाने आया था और खुद बंदर की तरह नाच रहा है। अब पता चला क्लास किसकी लग रही है। बयू बियान ने बस अपनी तलवार निकाली। एक साधारण वार सीधे उस लड़के के पेट पर लगा। वक्त की बर्बादी है। पहला राउंड खत्म। विजेता बयू बियान। मरते मरते भी उस लड़के की जबान बंद नहीं हुई। किसी राक्षस जैसा हैकर है। अगला राउंड शुरू होने में 10 सेकंड थे। उसे थोड़ा एहसास हुआ कि वो हार रहा है, इसलिए उसने अपनी आखिरी चाल चलने का सोचा। दूसरे राउंड में उसने फिर से बिजली की शक्तियां जगाई। जैंग नयन को महसूस हुआ कि माहौल पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। इस बार उस लड़के की हरकतें काफी अजीब थीं, जैसे वो कोई खास ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हो। पर उसका हमला फिर नाकाम रहा। वो बयू बियान को छू तक नहीं पाया। वो गुस्से से चिल्लाया। अब समझ आया, इस हैकर ने पहले राउंड में जानबूझकर ढील दी थी। उसके चिल्लाते ही बयू बियान पर मुकों की बौछार होने लगी। वो एक सैंडबैग की तरह पिट रहा था। बयू बियान को लगा कि उसकी बात सही थी। असली चीटिंग तो यहाँ हो रही है। उसे याद आया कि जैंग नयन ने कहा था, भले ही कोई तुम्हें हैकर कहे या उकसाने की कोशिश करे, तुम्हें उसे पूरी तरह कुचल देना है। जैंग नयन की आवाज में ये बात कितनी खतरनाक लग रही थी। तभी बयू बियान परफेक्ट स्टेट में आ गया। उसके शरीर से गहरा धुआं निकलने लगा। वो लड़का सहम गया। ये क्या है? अचानक माहौल बदल गया। पर उसने खुद को तसल्ली दी कि वो जीत जाएगा। उसने फिर हमला किया। नाटक बंद कर हैकर। पर अगले ही पल बयू बियान अपनी जगह से गायब हो गया। वो बिजली की गति से उस लड़के के पास से गुजरा और उसकी तलवार ने अपना काम कर दिया। खून की फुहारें उड़ी। कमीने! अगले ही पल बयू बियान फिर से उसके सामने आया। उसने उसकी बाजू पर वार किया। वो लड़का दर्द से करहा उठा। उसने अपना दूसरा मुका चलाया, पर बयू बियान ने उसे भी काट दिया। अब उसकी दोनों बाजू बेकार हो चुकी थी। जैंग नयन और चे चेंगजे निशब्द थे। दर्शकों, क्या आप देख रहे हैं? वो उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उसके पास कई मौके थे, पर वो रुक रुक कर वार कर रहा है। लगता है उसने नयन जी की सलाह को काफी गंभीरता से ले लिया है। जैंग नयन थोड़ा झेम गई। हाँ, मैंने कहा तो था उसे पूरी तरह तबाह करने को, पर ये तो चैट में हंगामा मच गया। जैंग नयन ने एक राक्षस पैदा कर दिया है। कितनी डरावनी औरत है। वो लड़का बुरी तरह डर गया था। कमीने, आखिर तुम हो कौन? बयू बियान ने अपनी तलवार उसकी तरफ तानी। वही शब्द, तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और उसने खेल खत्म कर दिया। दूसरा राउंड भी खत्म। इसके बाद बयू बियान का विजय रथ नहीं रुका। उसने एक के बाद एक 30 जीत हासिल की। दोनों कमेंटेटर्स हैरान थे। वो अब गोल्ड रैंक पर पहुंच चुका था। अविश्वसनीय, पहली ही बार में 30 लगातार जीत। इसे देखकर तो सांसें थम रही हैं। क्या इसे ही एक तरफा खेल कहते हैं? दर्शकों ने पूछा कि क्या वो अपना बिल्ड शेयर करेगा। जैंग नयन ने बयू बियान को मैसेज किया, बयू बियान, क्या तुम अपना गेम बिल्ड सबको बता सकते हो? अगर नहीं चाहते तो मना कर दो। बयू बियान तुरंत मान गया। जैंग नयन खुशी से उछल पड़ी। बड़ी खबर, गॉड अपना बिल्ड शेयर करने को तैयार है। मैं स्ट्रीम के बाद इसे कम्युनिटी फोरम पर डाल दूंगी। नेटिजन्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी आसानी से ये जानकारी मिल जाएगी। दोनों ने झुकर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। आज की स्ट्रीम यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे। स्ट्रीम बंद होने के बाद चे चेंगजे बहुत उत्साहित थे। कमाल हो गया, 30 जीत और बिल्ड का खुलासा। अब तो इंटरनेट पर तहलका मच जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नया रिकॉर्ड बना देगा। अभी का रिकॉर्ड कितना है? जैंग नयन ने बताया, अभी सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड प्रोफेशनल खिलाड़ी बैटलर के नाम है। लगातार 76 जीत। उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने दूसरे छोटे अकाउंट से बनाया था। मुझे यकीन है बयू बियान इसे तोड़ देगा। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, गेम के फोरम पर हंगामा शुरू हो गया था। उस लड़के को हैकिंग की वजह से परमानेंटली बैन कर दिया गया। पर एक कमेंट ने सबका ध्यान खींचा, बैटलर भी आ जाए तो उसे नहीं हरा पाएगा। और ये कमेंट खुद बैटलर पढ़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा दिलचस्प है। कुछ दिनों बाद दूसरी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। अनोनिमस व्यूअर 62 पिछली स्ट्रीम में नजर नहीं आया था। बयू बियान सोच में डूब गया। क्या अभी भी कोई कमी रह गई है? तभी ली यूजिन ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया, जूनियर यहाँ। आज वो काफी स्टाइलिश लग रही थी। उसने प्राइवेट यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहना था। स्क्रीन के उस पार दर्शकों की आंखों में दिल बन गए। वाकई रिवर्स प्लैनेट की टॉप 3 सुंदरियों में से एक। बहुत प्यारी लग रही है। पहली बार असली मिशन पर जा रहे हो? घबराहट तो नहीं हो रही? पर जो बयू बियान को जानते हैं उन्हें पता है कि ये सवाल गलत इंसान से पूछा गया है। हालांकि असली मिशन उम्मीद से जल्दी आ गया था, पर बयू बियान के लिए ये सब मामूली बात थी। जैसे ही उसने गेम में लॉगिन किया, एक नया टास्क विंडो खुल गया। पहला कॉम्बैट मिशन जारी हुआ। लड़ाकू कपड़े पहनकर तय जगह पर मिले। बयू बियान को लगा कि ये अच्छा है, इससे बोरियत भरी ट्रेनिंग से पीछा छूटेगा। लेकिन इस बार का मिशन आखिर है क्या? ली यूजिन ने बताया, रिवर्स प्लैनेट के अंदर मौजूद एंटरप्राइज इकाइयों का सफाया करना और उस जगह को बंद करना है। हमें खबर मिली है कि वहाँ विस्फोट हो सकता है। ये वैसी ही जगह है जिसे कंपनियों ने छोड़ दिया है। जब तक फायदा दिखता है वे ताक झांक करती हैं, और जैसे ही नुकसान लगा है सब कुछ तहस नहस करके हाथ झाड़ लेती हैं। इन मतलबी कंपनियों से ली यूजिन को नफरत थी। बयू बियान ने भी सहमति जताई।
जताई। वाकई कंपनियों के काम हमेशा ऐसे ही होते हैं। वैसे इस बार के दुश्मन कीड़ों जैसे दिखने वाले दानव हैं। उनकी डेंजर रेटिंग कम है, यानी वे कमजोर हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे झुंड से निपटना थोड़ा सरदर्द होता है। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, सैनिक अंदर आने लगे। नमस्ते, मैं सार्जेंट पार्क जी ह्यून हूँ। क्या आप दोनों मैनेजमेंट ब्यूरो के अवेकेंट सदस्य हैं? ली यूजिन ने तुरंत अपना कार्ड दिखाया। हाँ, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे दोनों हैरान थे कि इस पुरानी फैक्ट्री में पोर्टल कैसे खुल गया। बे यूबियान और ली यूजिन पोर्टल के सामने खड़े थे। बे यूबियान को वो जगह कुछ जानी पहचानी लगी। उसे याद आया कि उसने वहाँ की दुनिया में भी ऐसी जगह देखी थी, पर अब वो छोटा पोर्टल नहीं बल्कि एक मीडियम साइज का पोर्टल था। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, एक आवाज आई, अरे देखो तो कौन है। हमारी सीनियर ली यूजिन एक छोटे से मिशन के लिए यहाँ क्या कर रही है? ये घमंडी लड़का चॉई ह्योन चुल था, जो जिंगशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एजेंट था। ली यूजिन चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरा और सीनियर का मिशन टकरा गया। ली यूजिन को ये लोग पसंद नहीं थे। जब तुमने काम छोड़ा था तब तो बड़े टशन में थे, अब यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी? हाँ, तो दिल दुखा रही है। फिर उसने बे यूबियान की तरफ देखा तो ये नया जूनियर है। सुनो, ब्यूरो में धक्के खाने से अच्छा हमारी कंपनी में आ जाओ। ली यूजिन भड़क गई। मिस्टर चॉय, अपनी हद में रहिए। चॉय ने नाटक करते हुए हाथ ऊपर किए। ठीक है, डर लग रहा है भाई। ये इलाका आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ही संभालिए। उसके जाने के बाद बे यूबियान ने पूछा कि वो कौन था। ली यूजिन ने माथा पकड़ लिया। वो मेरा पहला ट्रेनी था। उसे देखकर मेरा शुगर लेवल गिर जाता है। कंपनी से बड़ा ऑफर मिलते ही उसने ब्यूरो छोड़ दिया और अब हमारे बारे में गलत बातें फैलाता है। वैसे टॉफी खाओगे? गेम के बाहर चे चंगजेन ने हैरान थे। ली यूजिन और चॉय का रिश्ता इतनी गहराई से पहली बार दिखाया गया है। झैंग नयान ने कहा, हाँ, पहले इसे बस अनबन कहकर टाल दिया जाता था। लगता है एआई टेक्निक की वजह से अब कहानी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। एक दर्शक ने कमेंट किया, अगर इसमें और हिडन स्टोरी निकली तो मजा आ जाएगा। ली यूजिन ने खुद को संभाला। चलो बेकार की बातें छोड़ो, अंदर चलते हैं। जैसे ही वे पोर्टल के अंदर गए, ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। चॉय के तेवर भी बदल गए थे। उसने अपनी जीभ होठों पर फेरी। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। ली यूजिन ने बताया कि ये रास्ता रिवर्स प्लैनेट की ओर जाता है, पर अगले ही पल पोर्टल डगमगाने लगा। बे यूबियान को लगा कि कुछ अचानक बदल गया है। ली यूजिन चिल्लाई, जूनियर संभलो, और अगले ही पल वो गायब हो गई। बे यूबियान खुद को एक घने जंगल के बीच पाया। वो ली यूजिन से अलग हो गया था, पर वो घबराया नहीं था। उसे पता था कि ऐसे रास्तों का टूटना आम बात है। उसने अपना चाकू निकाला, क्योंकि सामने कहीं विशाल मकड़ियां थी। पहले इनसे निपटा हूं, फिर ली यूजिन को ढूंढूंगा। इधर ली यूजिन ने अपनी पहली बार अपनी ताकत दिखाई। उसके हाथों से सुनहरी बिजली निकलने लगी। उसने जोरदार वार किया, थंडर क्लैप। सामने वाली मकड़ियों के चिथड़े उड़ गए। वे लगभग रोस्टेड स्पाइडर बन चुकी थी, पर इस हमले ने उसकी बहुत ताकत सोख ली थी और मकड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये जंगल किसी छोटे मिशन जैसा नहीं बल्कि मीडियम लेवल के रिवर्स वर्ल्ड जैसा लग रहा है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने हाफते हुए सोचा। बस बे यूबियान सुरक्षित रहे, पर उसे नहीं पता था कि चॉय किसी शिकारी की तरह उसके पीछे खड़ा है। ली यूजिन के मुड़ने से पहले ही उसने उसके पेट पर वार किया। ली यूजिन दर्द से कराह उठी। उसने पलटकर बिजली से हमला किया, पर चॉय बच गया। चॉय, तुमने ऐसा क्यों किया? चॉय हंसा, किसे पता, शायद ये मेरा सीक्रेट मिशन है। मैं बस हुक्म का पालन कर रहा हूँ, मुझसे नफरत मत करना। तभी उसके साथी भी आ गए। ली यूजिन समझ गई कि अब बातों का वक्त नहीं है, जख्म गहरा है, यहाँ से निकलना होगा। उसने एक जादुई पत्थर फेंका। टकराते ही वो एक विशाल चट्टान में बदल गया और जोरदार धमाका हुआ। चॉय का एक साथी उसकी चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। ली यूजिन ने भागने का मौका ढूंढा, पर चॉय उसे मारने के इरादे से आया था। उस बेवकूफ से एक लड़की नहीं रुकी। पीछा करो। ली यूजिन किसी जंगली घोड़े की तरह दौड़ रही थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और बिजली का एक चमकता हुआ भाला बनाया। उसने पीछे मुड़कर उसे चॉय की तरफ फेंका। एक जबरदस्त धमाका हुआ और उन्हें रोकना पड़ा। ली यूजिन ने छुपने की जगह ढूंढी और एक गड्ढे में जा छुपी। चॉय और उसके साथियों को लगा कि वो गायब हो गई है। उनके जाते ही वो बाहर निकली। अगर सही वक्त पर नहीं छुपी तो अनर्थ हो जाता। आखिर ये कंपनियां क्या साजिश रच रही हैं? तब तक बे यूबियान ने अपने रास्ते के सारे राक्षसों को खत्म कर दिया था। दर्शकों को उसका अंदाजा पसंद आ रहा था। हर दुश्मन एक ही बार में ढेर। वो उस जगह पहुंचा जहां ली यूजिन के होने का एहसास हो रहा था। जमीन पर पैरों के निशान थे। लगा है कोई मुसीबत हुई है। तभी उसे ली यूजिन की चीख सुनाई दी। वो जंगल में बिजली की गति से दौड़ा। जब वो पहुंचा, उसने देखा कि ली यूजिन को एक विशाल कन खजूरे में जकड़ रखा है। दर्शक डर गए कि यूजिन हार जाएगी, पर अगले ही पल बे यूबियान ने हमला किया। वो फिर से अपने परफेक्ट स्टेट मोड में था। ली यूजिन नीचे गिरने लगी, पर बयूबियान ने बिजली की फुर्ती दिखाई और उसे गोद में उठा लिया। ये पूरा एक्शन इतना स्मूथ था कि देखने वाले दंग रह गए। बयूबियान ने उसे एक पेड़ के सहारे बैठाया और फिक्र के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? ली यूजिन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर बयूबियान सोच में था। ली यूजिन जैसी ताकतवर एजेंट इतने मामूली कीड़े से जख्मी नहीं हो सकती थी। उसने जख्म देखे तो समझ गया कि ये किसी एबिलिटी का कमाल है। इस हालात में ऐसा सिर्फ चोई ह्योंग चुल ही कर सकता था। जाहिर है वो गड़बड़ होते ही अंदर घुस आया था। लाइव स्ट्रीम में झेंग नैन का चेहरा अजीब सा लाल हो गया और वो थोड़ी असहज दिखी। दोस्तों, क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? चोई का तो बहुत बाद में हमला करना चाहिए था। दर्शकों को भी ये खटका। हाँ, उसे तो 00 एंटरप्राइज वाली कहानी के वक्त आना था, पर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? लगता है बड़ी मुसीबत होने वाली है। झेंग नैन को लगा कि ये सब एआई तकनीक के असर की वजह से हो रहा है। चे चैंग जे के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिलहाल तो यही मान सकते हैं कि ये कोई हिडन स्टोरी है। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ली यूजिन ने हाफते हुए बताया कि उसके साथ क्या हुआ। मैं जैसे तैसे बच तो गई, पर पता नहीं वो कब फिर से हमला कर दे। अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ तो उसे मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा। इसीलिए जूनियर, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर भागना बयूबियान की फितरत नहीं थी। उसने यूजिन को अपना इलाज करने और छिपने को कहा और खुद उन लोगों से निपटने निकल गया। ली यूजिन घबरा गई। नहीं, चोई एक सीनियर शिकारी है, तुम अकेले? बयूबियान ने उसे भरोसा दिलाया
कि उसके पास एक प्लान है। उधर चोई नदी के किनारे भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली यूजिन कहाँ गायब हो गई। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं गई हो। तुम लोग घाटी के साथ साथ ढूंढो, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। पर अगले ही पल वो चौंक गया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तभी हवा में आग की लपटें उठी। रुको रुको! सामने पसीने से तरबतर बयूबियान खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बड़ी मुश्किल से 3 शब्द बोले, बचाओ मुझे। बयूबियान की आवाज कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोला, मैं ली यूजिन सीनियर से अलग हो गया हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? नेटिजन्स लोटपोट हो गए। वाह क्या एक्टिंग है भाई, भले ही चेहरा ना दिखे पर एक्टिंग टॉप लेवल की है। चोई भाई अब तुम्हारा पता कटने वाला है। चोई ने बड़े प्यार से बयूबियान के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर तुम सीनियर से मिलना चाहते हो तो बस आंखें बंद करो, मिल जाओगे। चोई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसके हाथ में बिजली चमक रही थी। पर अगले ही पल खून की कुछ बूंदें उड़ी। बयूबियान ने बाजी पलट दी थी। चोई सन्न रह गया। कमीने, उसने नहीं सोचा था कि कोई उससे भी बड़ा एक्टर निकलेगा। एक दर्शक ने कमेंट किया, बेचारे की किस्मत खराब थी, बयूबियान की चाल को पकड़ना नामुमकिन था। चोई अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर गया। उसके दोनों साथी चिल्लाए, क्या हुआ? तुम कौन हो? बयूबियान हमला करके गायब हो चुका था। नकाबपोश साथी घबरा गया, था तेरी की, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम उस कमीने का पीछा करो। दूसरा साथी गुस्से में दौड़ पड़ा, कहाँ गया हो? उसे नहीं पता था कि बयूबियान ऊपर एक पेड़ की टहनी पर बैठकर उसे देख रहा है। वो आदमी काफी दूर तक गया पर उसे कोई नहीं मिला। ज्यादा दूर नहीं गया होगा पर है कहाँ? तभी बयूबियान उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। क्या? अरे बाप रे, क्या कोई पक्षी है? जब तक वो समझ पाता बयूबियान का चाकू उसके गर्दन पर था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। दूसरी तरफ नकाबपोश साथी चोई को बचाने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत मत हारो, खून रुक गया है, बाहर चलते ही इलाज मिल जाएगा। पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक चाकू उसके कान के पास से गुजरा और सीधे चोई के दिल में जा लगा। नकाबपोश चिल्ला उठा, तुम पागल जंगली सुअर, नीच कहीं के। अब वो अकेला बचा था। बयूबियान उसके सामने आया। नकाबपोश ने पूछा, मेरे उस साथी का क्या हुआ जो तुम्हारे पीछे गया था? बयूबियान कुछ नहीं बोला पर उसके हाथों में मौजूद 2 तलवारों ने सब कह दिया। उसने एक तलवार उठाई पर खामोश रहा। नकाबपोश पहचान गया कि वो तलवार उसके साथी की थी। वो डर और गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी मिट्टी की शक्ति का इस्तेमाल किया और बयूबियान पर मिट्टी के नुकीले तीरों की बौछार कर दी। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। बयूबियान ने बड़ी मुश्किल से उन तीरों से अपना बचाव किया। नकाबपोश अब पूरी तरह से किलर मोड में था। अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे। ये उसका आखिरी दांव था। अर्थवेव, जमीन किसी समंदर की लहरों की तरह हिलने लगी। बयूबियान तेजी से भागा। उसने एक विशाल पेड़ को लात मारकर गिरा दिया ताकि वो उन हमलों से खुद को बचा सके। नकाबपोश बड़बड़ाया, ये बंदा तो कोई मॉन्स्टर है। तभी जमीन से एक नुकीला पत्थर बयूबियान के सामने आ गया। हमला इतना अचानक था कि बयूबियान की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी रह गई और पहली बार उसे चोट लगी। एक टूटी हुई लकड़ी ने उसकी बाजू को छील दिया। पर अगले ही पल वो नकाबपोश की तरफ झपटा। नकाबपोश ने फिर से पत्थर के तीरों से हमला किया। पास मत आना। बयूबियान ने अपनी तलवारें घुमाई और एक ही पल में सारे तीरों के परखचे उड़ा दिए। बिजली की एक चमक के साथ वो नकाबपोश के पीछे पहुंचा। ये उसका क्रॉस स्लैश बार था। नकाबपोश को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर लगा खून उसका अपना नहीं है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? और वो वहीं ढेर हो गया। बयूबियान ने ट्रिपल किल पूरा कर लिया। नेटिजन्स की सांसें रुकी हुई थी। कमाल है, मैं तो अपनी पलकें भी नहीं झपक पा रहा था। हा, साक्षात दंडवत प्रणाम। झेंग नयन भी सन्न थी। सिर्फ अपने हुनर के दम पर 3 शिकारियों को धूल चटा दी। चे चैंग जे तो खुशी से झूम रहे थे। क्या खौफनाक अंतर है दोनों की ताकत में। पर पहला ही मिशन इतना मुश्किल, क्या ये कोई मजाक है? बयूबियान ने अपनी बाजू का जख्म देखा। धोखे से हमला करके ही मैं उन्हें मार पाया, पर ये अभी भी काफी नहीं है। वहाँ की दुनिया के मुकाबले में अभी भी बहुत कमजोर हूँ। फिर उसने चोई का मोबाइल उठाया। उसमें एक मैसेज था, ली यूजिन और टारगेट को रिवर्स वर्ल्ड भेजा जाएगा। कोशिश करना कि जिंदा पकड़ो वरना वहीं ढेर कर देना। बयूबियान समझ गया कि ली यूजिन को उसकी वजह से निशाना बनाया गया था, पर लाशों की तलाशी लेने पर उसे कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक सुराग के। क्या सिर्फ यही जानकारी मिली? वो थोड़ा निराश था। उसने सोचा कि बाकी की जांच ब्यूरो ही करेगा, पर उसे कुछ इनाम मिले। एक चमकता हुआ छोटा चाकू, रिटर्निंग डैगर। इसकी काटने की शक्ति थोड़ी ज्यादा है। इसे फेंकने के बाद ये वापस हाथ में आ जाता है, सिर्फ पीवीई के लिए। दूसरी चीज थी विक्टर्स ग्लव्स। इससे शक्तियों की ताकत बढ़ती है और कूल डाउन टाइम कम होता है। तीसरी चीज थी एक जादुई नेकलेस जिससे एक सिल्वर वेयर हाउस का एक्सेस मिलता है जहाँ सामान रखा या निकाला जा सकता है। बयूबियान को ताज्जुब हुआ कि वो गेम की तरह इनके इफेक्ट्स देख पा रहा है। खैर अभी वक्त कम था। ली यूजिन की हालत बिगड़ने से पहले उसे इस पोर्टल को बंद करना था। इधर ली यूजिन पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके सामने इस इलाके का सबसे खतरनाक राक्षस एम्परर स्कॉर्पियन आ गया था। मेरी किस्मत भी क्या चीज है, ऐसी जगह आप हंसी। पर उसने सोचा कि अच्छा है वो यहाँ आई, कम से कम उसका जूनियर सुरक्षित होगा। तभी बिच्छू ने हमला किया। उसका एक पंजा ही ली यूजिन से कई गुना बड़ा था, पर उसने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी शक्ति 1000 पंछी जगाई। बिजली कड़कने लगी, पर इससे पहले कि वो वार करती एक धमाका हुआ और वो बिच्छू जमीन पर गिर पड़ा। वो मर चुका था। ली यूजिन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी बयूबियान की आवाज आई, क्या तुम ठीक हो? उसका अंदाज बहुत कूल था। एक पैर बिच्छू की लाश पर और तलवार कंधे पर। ली यूजिन उसे देखती रह गई। जूनियर? नेटिजन्स को यकीन नहीं हुआ कि बयूबियान इतना ताकतवर है कि उसने बॉस लेवल के राक्षस को भी मार गिराया। अभी कुछ देर पहले ही बयूबियान ने ली यूजिन को बचाया था। अगले ही पल आसमान फटने लगा। बयूबियान समझ गया कि पोर्टल अब बंद हो रहा है। वो ली यूजिन के पास पहुंचा। ली यूजिन को यकीन नहीं हो रहा था। तुमने कर दिखाया, सच में अकेले ही उन शिकारियों को ढेर कर दिया। बयूबियान ने कहा कि ये बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलना होगा। उसने ली यूजिन को अपनी पीठ पर बिठाने की पेशकश की। झेंग नयन ने अंदाजा लगाया कि पोर्टल के ढहते समय ही मिशन पूरा हुआ है, इसलिए बाहर निकलने
बोलने से पहले ही ये बंद होने लगा है। ली यूजिन को थोड़ा संकोच हुआ, पर अपनी चोट की वजह से उसने हाँ कर दी। चे चेंगजे ने भी अपनी राय दी। सही कहा, पोर्टल के पूरी तरह बंद होने से पहले उन्हें निकलना होगा। बयूबियान ने ली यूजिन को कसकर पकड़ने को कहा और वे पोर्टल की ओर तेजी से बढ़े। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, सफाई पूरी हुई, एक एबिलिटी पॉइंट मिला, लेवल बढ़ गया है। स्क्रीन पर एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आए। अगले दृश्य में मैनेजमेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर में किम बयूबियान से पूछताछ कर रहे थे। क्या ये सच है कि ली यूजिन पर कंपनी के शिकारियों ने हमला किया? बयूबियान ने हाँ में जवाब दिया। किम ने अपना माथा पकड़ लिया। बड़ी कंपनियों के वो लोग आखिर अपनी हद पार कर ही गए, तो उन लोगों का क्या हुआ? बयूबियान ने सपाट आवाज में कहा, मार दिया। किम सन्न रह गए। मार दिया? तुमने अकेले? कैसे? फिर उन्हें याद आया कि बयूबियान से उनकी पहली मुलाकात कैसी थी और वे शांत हो गए। क्या कोई सबूत है? बयूबियान ने चोई का मोबाइल आगे कर दिया। इसमें कुछ मैसेज हैं, पर बाकी डेटा एन्क्रिप्टेड है। किम ने कहा, शुक्रिया, इससे जांच में मदद मिलेगी। अब तुम जाकर आराम करो। बयूबियान जाने लगा, तभी किम ने उसे रोका। शायद मैं दखल दे रहा हूँ, पर तुम्हें आगे मौके जरूर मिलेंगे। तब तक तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा, समझ रहे हो ना? बयूबियान ने कोई सवाल नहीं किया और बस उनके निर्देशों का पालन करने की बात कही। तभी सिस्टम में फिर खिड़कियां खुली। पहला कॉम्बैट मिशन पूरा, लेवल बढ़ा, एक एबिलिटी पॉइंट मिला। कृपया अपनी दूसरी एबिलिटी का चुनाव करें। वाह, पहला मिशन खत्म हुआ। ये किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। दर्शकों को भी मजा आया होगा। झैंग नयन ने जब स्ट्रीम का रिस्पॉन्स देखा तो वो उछल पड़ी। एनोनिमस व्यूअर 62 ने 30 लाख वॉन का डोनेशन दिया था। मैसेज था, पहला पड़ाव पार करने पर बधाई है, एक स्पेशल टास्क दिया जा रहा है। झैंग नयन ने तुरंत ये खबर बयूबियान को भेजी और कहा कि वो उसे स्क्रीनशॉट भेज रही है। बयूबियान ने सोचा, फिर से स्पेशल टास्क, जैसा उसने पहले कहा था, क्या ये सब स्ट्रीम खत्म होने के बाद पता चलेगा? उसने झैंग नयन से स्ट्रीम को जल्दी आगे बढ़ाने को कहा। नयन तैयार थी। चे चेंगजे ने पूछा, नयन क्या हुआ, कोई बात है क्या? नयन ने बात टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं। उसने सोचा कि क्या चे चेंगजे को डोनेशन का नोटिफिकेशन नहीं दिखा, पर उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया। आज की स्ट्रीम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसी जोश के साथ पीवीपी की ओर बढ़ें? चे चेंगजे को ये आइडिया पसंद आया। पिछली बार गॉड ने लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया था, जो काफी चर्चा में था। नयन ने आगे कहा, बिल्कुल, तो आज का पीवीपी मोड है डिस्प्यूट मोड। इसमें ऑक्यूपेशन, एस्कॉर्ट, कैप्चर और एलिमिनेशन जैसे 4 रैंडम मोड होते हैं। ये 5 वर्सेस 5 की टीम फाइट है। कुछ दर्शक नाखुश थे। डिस्प्यूट मोड क्यों? हमें तो लगातार जीत का रिकॉर्ड देखना है। क्या रिकॉर्ड टूटने के डर से ये मोड चुना है? नयन को इसकी उम्मीद थी, पर उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे यकीन था कि गेम प्ले देखते ही सबकी राय बदल जाएगी। जैसे ही एस्कॉर्ट मैच शुरू हुआ, बयूबियान की टीम को आक्रमणकारी यानी अटैकर की भूमिका मिली। उन्हें एक ट्रक को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। चे चेंगजे ने बताया कि ये 5 वर्सेस 5 टीम फाइट में गॉड का पहला मैच है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ट्रक चलने लगा। 4 खिलाड़ी ट्रक के पास तैनात थे, पर बयूबियान अचानक रुक गया और पीछे की ओर मुड़ गया। चे चेंगजे हैरान थे, ये क्या कर रहे हैं? क्या वो पीछे से हमला यानी फ्लैंक करने की सोच रहे हैं? आमतौर पर लोग ट्रक के पास रहते हैं, पर अगर किसी में काबिलियत हो तो पीछे से हमला करना एक अच्छी रणनीति है। बयूबियान छत पर पहुंच गया। दर्शकों को उस पर भरोसा था। गॉड के लिए ये मुमकिन है। ये कोई प्रो लीग नहीं है, यहाँ सब नए खिलाड़ी हैं। मैप पर बयूबियान तेजी से दुश्मनों की ओर बढ़ रहा था। अचानक वो हवा में उछला। उसके ठीक नीचे दुश्मन की टीम थी। उसने अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। चाकू सीधे एक खिलाड़ी की गर्दन पर लगा। दुश्मन टीम सन्न रह गई। क्या पीछे से हमला? एक सुनहरे बालों वाला लड़का अभी कुछ कह पाता कि अगला नंबर उसका था। बयूबियान ने मैच शुरू होते ही डबल किल कर दिया। बाकी 3 खिलाड़ी घबरा गए। हमारी टीम क्या कर रही है? मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम लोग ट्रक को धक्का दो। पर वे भूल गए थे कि उनका सामना साक्षात यमराज से है। अगले ही पल बयूबियान ने बाकी टीना को ढेर कर दिया। उसके साथ ही खिलाड़ी बस स्क्रीन देखते रह गए। ये क्या हो रहा है? किल नोटिफिकेशन तो रुक ही नहीं रहे हैं। इस तरह उन्होंने पहला राउंड जीत लिया। नेटिफिन्स मजे ले रहे थे, बिना कुछ ये जीत गए। किस्मत हो तो ऐसी। नयन और चे चेंगजे भी चके थे। उम्मीद तो थी, पर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे गॉड को कहीं जाने की जल्दी है। चे चेंगजे का अंदाजा सही था। अगले एलिमिनेशन राउंड में भी बयूबियान ने सबको पलक झपकते ही खत्म कर दिया। फिर ऑक्यूपेशन राउंड आया। दुश्मन टीम घबरा रही थी। वो उड़ने वाला बंदा कौन है? उसे रोको। छत पर मौजूद 2 खिलाड़ियों ने अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की, पर बयूबियान ने जंजीर और चाकू के सहारे हवा में छलांग लगाई और उन दोनों को ठिकाने लगा दिया। आखिर में कैप्चर मोड में भी बयूबियान ने अकेले ही झंडा फहरा दिया। उसने शानदार 5 किल यानी एस के साथ गेम खत्म किया। एनोनिमस व्यूअर 62 ने फिर से 3 लाख वॉन का डोनेशन दिया और मैसेज लिखा, आज की स्ट्रीम के लिए शुक्रिया। अब आपके लिए स्पेशल टास्क है, गेम खेलते समय रिवर्स प्लैनेट का नया सिस्टम खोलें। झैंग नजम 7वें आसमान पर थी। फिर से 3 लाख वॉन। बयूबियान देखो, 62 नंबर वाले दर्शक ने फिर से डोनेशन और मैसेज भेजा है। इन पैसों से हम कोई इवेंट कर सकते हैं या नए उपकरण खरीद सकते हैं। बयूबियान को पैसों से मतलब नहीं था। उसका ध्यान उस मैसेज पर था। नया सिस्टम और वो भी गेम खेलते समय। इसका मतलब है कि मुझे लगातार पीवीई या पीवीपी खेलते रहना होगा। बयूबियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और सोचा कि अभी के लिए उसी के कहे अनुसार चलते हैं। कुछ दिनों बाद माइक्रो मैनिपुलेशन सीरीज के तीसरे भाग की शूटिंग के दिन बयूबियान डायमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। वहां उसे ली यूजिन का एक मैसेज मिला, जूनियर, चोट की वजह से मैं फिलहाल शूटर की भूमिका नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी जगह किसी और को भेजा है। तुम ट्रेनिंग ग्राउंड आओ, मैं परिचय करवाती हूँ। जेंग नयान भी हैरान थी, उनकी जगह कौन होगा? बयूबियान के बढ़ते कद को देखते हुए शायद ब्यूरो ने किसी नामी अधिकारी को भेजा होगा। कुछ दर्शकों ने अंदाजा लगाया कि शायद वो किम ताए ग्यू होंगे, पर दूसरों ने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी ने चांग हो योंग का नाम लिया। जब वे दोनों मिले, बयूबियान ने देखा कि ली यूजिन अब
अब भी पट्टियों में लिपटी हुई थी। सीनियर, अब तबीयत कैसी है? तुम्हारी मेहरबानी है, पर फिलहाल किसी और को कमान संभालनी होगी। तभी ली यूजिन ने एक तरफ इशारा किया। वो देखो, आ गई। ये किम हान ना थी। ताकत के मामले में वो किम ताइग्यू के बाद ब्यूरो की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी मानी जाती है। उस दुनिया में दुश्मन के रूप में उससे टकराना काफी सिल दर्द भरा होता था। ली यूजिन ने कहा, तुम दोनों का परिचय हो गया है तो मैं अब निकलती हूँ। सच तो ये है कि मैं यहाँ से छुपकर भाग आई हूँ। क्या आपने तो कहा था कि आपको बाहर जाने की इजाजत मिली है? किम हाना चिल्लाई, पर ली यूजिन वहाँ से 9-2-11 हो गई, जिससे किम हाना गुस्से में हाथ पैर पटकने लगी। ली यूजिन, रुको। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो किम हाना ने गला साफ किया। सुना है तुम तलवार चलाते हो, लंबी तलवार या छोटी? दोनों, बैयूबियान ने संक्षिप्त जवाब दिया। दोनों? दिलचस्प है, देखना चाहती हूँ तुम किस स्तर पर हो। क्या एक छोटा सा मुकाबला करें? स्पारिंग। लाइव स्ट्रीम में चे चहेंजे की धड़कनें बढ़ गईं। ज़ेंग नयान को समझ नहीं आया क्या हुआ। तलवारबाजों के बीच मुकाबला तो आम बात है। चहेंजे पसीने पसीने हो गया। कहानी का ये मोड़ बहुत हैरान करने वाला है। किम हाना के साथ मुकाबला। गेम में हर खिलाड़ी तलवार का इस्तेमाल नहीं करता। ये मोड़ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बैयूबियान हमारा मुख्य पात्र है। ज़ेंग नयान भी सन्न रह गई, उसे भी पसीना आने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपनी शक्तियों, एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, पर ये गेम खिलाड़ी के व्यवहार के हिसाब से अपनी कहानी बदल रहा है, बिल्कुल हकीकत की तरह। ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों तैयार थे। किम हाना ने एक शर्त रखी, बिना किसी जादुई शक्ति के सिर्फ तलवार से लड़ते हैं। बैयूबियान ने कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसकी शक्ति बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक पैसिव एबिलिटी है जो हमेशा चालू रहती है। ये सुनकर किम हाना ने भी थोड़ी शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ। किम हाना के शरीर से हरी ऊर्जा निकलने लगी। वो बिजली की गति से बैयूबियान की ओर झपटी। बैयूबियान के शरीर के कई प्रतिरूप नजर आने लगे। धमक के साथ उनकी तलवारें टकराईं। किम हाना ने जमीन पर पैर पटका और एक शानदार मोड़ लेते हुए बैयूबियान को पीछे धकेल दिया। चे चहेंजे ने तारीफ की, किम हाना वाकई कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। ज़ेंग नयान ने जोड़ा, वो विंड गॉड स्टाइल जैसा कुछ इस्तेमाल कर रही है। जब बैयूबियान थोड़ा पीछे हटा तो किम हाना ने मौका देकर हमला तेज कर दिया। दरअसल किम हाना को ही आधार मानकर विंड गॉड स्टाइल बनाया गया था, पर बैयूबियान भी बेमिसाल था। किम हाना के तूफानी हमलों के बीच वो हर वार को सही वक्त पर रोक रहा था। दर्शक पागल हो गए। भाई साहब, ये कोई साइड मिशन है या असली फिल्म? इसे देखकर मेरा भी तलवारबाजी सीखने का मन कर रहा है। किम हाना भी दंग थी। बैयूबियान सिर्फ तेज नहीं था बल्कि उसके वार बहुत सटीक थे। लगता है अब मुझे थोड़ी असलियत दिखानी होगी। किम हाना का अंदाजा बदल गया, जैसे उसके अंदर की कोई सोई हुई शक्ति जाग गई हो। उसकी लकड़ी की तलवार से इतनी ताकत निकली कि हवा में धमाका हुआ और ऊर्जा की लहरें उठने लगी। उसने जोरदार वार किया। मुझे पता था तुम बच जाओगे, पर बैयूबियान के पीछे का हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। चैट बॉक्स भर गया। क्या बैयूबियान उसे नहीं हरा पाएगा? अभी तो उसने सिर्फ 2 शक्तियां अनलॉक की हैं। एक और मिल जाए तो शायद बराबरी हो सके। बैयूबियान के हुनर से किम हाना संतुष्ट थी। बैयूबियान ने उसे शुक्रिया कहा और सोचा, अगर ये असली लड़ाई होती तो मेरी जीत की संभावना 20% भी नहीं होती। उस दुनिया के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे हूँ। किम हाना ने पूछा, तुम्हारी तलवारबाजी का उस्ताद कौन है? मैंने खुद सीखा है, खुद से इस स्तर तक। बहुत अच्छे, मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी नोटिफिकेशन आए। किम हाना के साथ मुकाबला पूरा हुआ। लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ा। वे एक हथियारों के गोदाम में पहुंचे। ये ब्यूरो का सबसे बड़ा शस्त्रागार था। वहां का मैनेजर किम ह्यून युन एक मोटा सा आदमी था। उसने मुस्कुराकर स्वागत किया। सुना है बैयूबियान जी को एक अच्छे हथियार की जरूरत है। यहाँ हर तरह के हथियार मौजूद हैं। अब आपको बिना किसी स्पेशल इफेक्ट्स वाले सामान्य हथियारों से काम चलाने की जरूरत नहीं है। बैयूबियान हथियारों को देखने लगा। उसे कुछ खास नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक भारी भाला ब्लड सकिंग स्पीयर था, जिसकी धार खून सोखकर ताकत बढ़ाती है। उसने उसे चुनने का सोचा, पर अगले ही पल वो ठिठक गया। वहाँ धूल में दबी वो डबल हैंडेड सोर्ड शिशुवंजर थी। 1, ये कभी नहीं टूटी है। 2, ये जितनी आत्माएं सोखती है, इसकी काटने की शक्ति उतनी बढ़ती है। 3, ये दुश्मन को दिए गए जख्मों के बराबर खिलाड़ी की सेहत HP बढ़ाती है। 4 और 5, इसके 2 प्रभाव अभी सील थे। बैयूबियान को समझ नहीं आया कि जो चीज ब्लैक मार्केट में होनी चाहिए थी, वो यहाँ क्या कर रही है। क्या ब्यूरो के किसी अधिकारी ने इसे चोरी छिपके बेचा था? उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे अपनी पुरानी वफादार तलवार यहाँ मिल जाएगी। किम हाना ने पूछा, क्या तुम इसे चुनना चाहते हो? हाँ, यही चाहिए। 2 हाथों वाली तलवार? दिलचस्प है। ये तलवार बैयूबियान से भी लंबी थी। ज़ेंग नयान दंग थी। ये कैसे मुमकिन है? इस लेवल पर सिर्फ 2 खूबियों वाले हथियार मिलते हैं, पर इसमें तो 5 हैं और इसके सारे गुण लाजवाब हैं। दर्शकों को भी ये अविश्वसनीय लगा। चे चहेंजे ने समझाया, ये पहली बार नहीं है। बैयूबियान को अक्सर समय से पहले ही बेहतरीन गियर मिल जाते हैं, क्योंकि वो मुश्किल चुनौतियों को परफेक्ट तरीके से पूरा करता है। रिस्क जितना बड़ा, इनाम उतना ज्यादा। स्वामित्व मिलने के बाद किम हाना ने कहा, अब नई तलवार मिली है तो चलो थोड़ा हाथ साफ कराते हैं। वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां एक पोर्टल था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें काफी चढ़ाई करनी पड़ी। ये भेड़िए जैसे दिखने वाले दानवों का इलाका था। ये कमजोर होते हैं पर झुंड में हमला
हमला करते हैं। किम हाना ने कहा कि वो तब तक दखल नहीं देगी जब तक जान पर ना आ जाए। बयूबियान ने अपनी परछाई से शिशुवंजर निकाली। भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगी और बयूबियान ने अपनी परफेक्ट स्टेट जगा ली। जैसे ही भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ झपटा, बयूबियान ने तलवार चलाने की मुद्रा ली। पहले ही वार में उसने पूरी ताकत झोंकी। तलवार से एक अर्धचंद्राकार चमक निकली और भेड़ियों की कतारें कट गईं। तभी तलवार के बीच में एक लाल रेखा चमक उठी। इसने खून सोख लिया था और इसकी ताकत बढ़ गई थी। नेट जिन्स चिल्ला उठे, यही तो मजा है, 10 में से 10 नंबर। ज़ेंग नयान की भी आंखें फटी रह गईं। इतनी विशाल तलवार को वो पंख की तरह घुमा रहा है। किसी दर्शक ने 50,000 वॉन का डोनेशन देते हुए लिखा, क्या शानदार तकनीक है। बयूबियान अपनी तलवार से बहुत खुश था। इसका एहसास बाकी हथियारों से बिल्कुल अलग था। किम हाना भी सन्न थी। उसे लगने लगा था कि बयूबियान की असलियत अभी भी एक रहस्य है।